अपनी ही मोहब्बत से मुकरना पड़ा मुझे, जब देखा उसे रोता किसी और के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज़ में अलीशा अंसारी का लिखा हुआ खूबसूरत नावल इश्क़ मुतशक्करम। आज इस नावल की लेटेस्ट एपिसोड 5 पेश की जा रही है। उम्मीद करती हूँ आपको ये नावल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइस, हमेशा की तरह आपसे एक हम्बली रिक्वेस्ट कि नावल स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सकें, मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए अच्छी अच्छी तहरीरें ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं अलीशा अंसारी का लिखा हुआ खूबसूरत नावल इश्क़ मुतशक्करम, ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। तुमने तफैल को आज फिर झिड़का है। मेहरान, तुम आखिर चाह क्या रहे हो? वो मेरे पुराने साथियों में से एक है। मेहरान को कमरे में दाखिल होते देखा तो जुल्फ़कार जा बरस पड़े। ओ, तो आप तक खबर पहुंच गई। मैं चाहता हूँ तफैल को फारिग कर दें। वो सिर्फ करप्शन में मुलव्वस शख्स सिर्फ जमात का नाम खराब कर रहा है और कुछ नहीं। मेज के साथ लगी रिवॉल्विंग चेयर घसीटते हुए वो एतमेनान से बैठा था। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सबसे झगड़ रहे हो सिर्फ एक लड़की की वजह से। बाबा, उसको बीच में मत लाएं। ये सब मुझे पहले ही करना था, पर होश तो अब आया मुझे, वो तंजिया कहते हुए बोला। उस लड़की को तुम बीच में ला चुके हो। कहाँ रखा है उसे? फार्म हाउस में? हाँ, अब की बार जुल्फ़कार साहिब तमस्खर से कहते मेहरान के गुस्से को हवा दे चुके थे। जुल्फ़कार साहिब, आपने अगर उसे तकलीफ पहुंचाने का सोचा तो ये हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। आप अपनी रकम वसूल करें बस। वो मुझे इतनी ही अजीज है जितनी आपको अपनी तमाम तर प्रॉपर्टी, बल्कि इससे भी कहीं ज्यादा वो मुझे अनमोल है। मेहरान उखड़े तेवर लिए खड़ा हुआ। जुल्फ़कार जाने चेयर पे पूछते टकाए उस पे नजर जमाई। पहले उसके बाप से पैसे वसूल लूं, फिर देखता हूँ उसको भी। बाबा, वो ना चाहते हुए मेज पे हथेलियां जमाए उनकी तरफ झुकता बुलंद हुआ। उसका बाप बहुत बेरहम बन चुका था और उसकी हालत समझने की कोशिश तक नहीं की थी। हैरान कुन बात है, ऐसा क्या है उस लड़की में जो बाप के सामने खड़े हो गए हो? जुल्फ़कार ने मेज पे हथेली मारी। मेहरान ने तहम्मुल का पल्लू थामा। आप नहीं समझेंगे, अब उसे यहाँ आपकी बहू बनाकर ही लाऊंगा। मेहरान वाज़ेह तौर पे कहता सीधा हुआ और कमरे से निकल गया। जुल्फ़कार जान ने सर झटका। तभी शम्स अंदर दाखिल हुआ। ये लड़की जिस दिन मेहरान ने आज़ाद की नहीं, उस दिन को मैं उस लड़की का आखिरी दिन बना दूंगा। मेरे बेटे को मेरे खिलाफ लाखरा कर दिया है। वो मेहरान के तासुरात पे हैरत ज़दा थे। अपने फर्माबरदार बेटे से उनको हरगिज़ जुबान दराजी की तवक्का नहीं थी। साईं, महीने की आखिरी तारीख को आखिरी पेशी है। कोशिश है मामला इसी में निपट जाए। शम्स फाइल के पन्ने पलटेगा। अब तक कुछ ना हो सका तो आखिरी पेशी में भी फैसला हमारे हक में ही होगा। मगरूर कुन लहजे में उंगलियों को खोल बंद करते कहा। शम्स की मुस्कुराहट उनका साथ देने लगी। सुना है एक एसपी आया है हमारे खिलाफ सबूत ढूंढने। करने दो उसे कोशिश। थक जाएगा तो खुद ही किनारे लग जाएगा। और अहमद को बोलो मिस्टर जैक्सन से डील डन कर दे। लंदन में मौजूद कारोबारी हदायत की और सगाट चलाते हुए वो कमरे से निकल गए। जा बंगला का माहौल खासा गरम गरम चल रहा था पिछले वाक़े की वजह से, और जुल्फ़कार जा और मेहरान के दरमियान बदमज़गी मुलाजमों को मौजूए गुफ्तगू दे गई थी। लगातार 2 दिन की मसरूफियात से फारिग होके मेहरान फार्म हाउस पहुंच चुका था। फ्रेश होके सफ़ेद कुर्ता शलवार में कमरे से बाहर निकला। गुस्सा अब काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका था। हलीमा भी किचन में मसरूफ थी। गला खनकार के उसने मौजूदगी का एहसास दिलाया। आइए छोटे साईं, खाना लगाऊं आपके लिए? अभी भूख नहीं। उस लड़की ने कुछ खाया? आदतन उसने उंगली की पुश्त से नाक रगड़ी थी। कहाँ साईं, एक नब्बर की जिद्दी लड़की है। शोर शराबा करने के बाद सो गई है। हलीमा भी रुमाइजा की आज की हालत का बताने लगी। मेहरान बेहद दिलचस्पी से सुन रहा था। उसके होंठों के गिर्द शायद मुस्कुराहट थी। हलीमा भी को बड़ा ताज्जुब हुआ।
कौन से कमरे में है? उसने कफ मोड़े। वो ऊपर सीढ़ियों के साथ वाले कमरे में। 1 मिनट, आप ठहरिए, पहले मैं उसे देख आती हूँ, फिर आपको बुला लूंगी। हलीमा बी की बात उसे अजीब तो लगी, पर वो उनको दरवाजे से जगह देता साइड हुआ। वो कैसे उसको इस खूनख्वार लड़की के कमरे में जाने देती, जो बोलती कम चीखती ज्यादा है, और उनके साईं को चीखना चलाना कहाँ पसंद। कहीं उस लड़की को गुस्से में मार दिया या कुछ कर दिया तो ये भी हलीमा बी को हजम नहीं था। हमदर्दी तो उस लड़की से भी थी जो न जाने किस लिए यहाँ लाई गई थी। हलीमा बी लोग घुमाते हुए कमरे में दाखिल हुई। उम्मीद के बरअक्स रुमाइजा सामने बेड पे टांगे लटकाए बैठी थी। वो जाग चुकी थी और उनका खूनख्वार नजरों से इस्तकबाल किया था। मुझे घर जाना है, मैं छोड़ूंगी नहीं आपकी इस साईं को। उसकी जुबान फिर रवानी से चल पड़ी। हलीमा बी ने उसका मुंह पे हाथ रख के उसे घूरा और 2 दिन से एक यही बात दोहरा रही थी। अगले 10 मिनट बाद हलीमा बी ने मेहरान को कमरे में जाने का कहा। वो दरवाजा खोल के अंदर आया। पीछे ही हलीमा बी थी। मेहरान ने कमरे का मंजर देख के हैरत से हलीमा बी को देखा, जो बेबसी से शाने उचका चुकी थी। माजरत साईं, आपकी मेहमान को तकलीफ दी, पर मजबूरी है, इस लड़की की जुबान रुक ही नहीं रही। हलीमा बी का जवाब सुनकर मेहरान धीमी चाल चलता हुआ रुमाइजा के सामने आन खड़ा हुआ, जो कुर्सी से बंधी बैठी थी और मुंह में रुमाल ठोंसा हुआ था, और वो बुरी तरह आजादी के लिए मचल रही थी। बाल बिखरे के आधे कमर पे गिर पड़े थे, बाकी चेहरे के गिर्द झुंड की सूरत में जमा थे। चेहरे के नकूश रोने और गुस्से के बाइस सुर्ख हो चुके थे। हलीमा बी, ये नाजुक सी लड़की मेरा क्या बिगाड़ लेगी? आपने बिला वजह इतने हिफाजती इकदामात कर दिए। मेहरान सोफे की टेबल खींचता हुआ उसके सामने बैठा और रुमाइजा के मुंह से रुमाल निकाला। हलीमा बी को एक बार फिर जाके अंदाज पे ताज्जुब हुआ। ये लड़की कोई आम लड़की नहीं थी, यकीनन बहुत कोई खास है। वहशी इंसान, मुझे खोलो, क्यों मुझे यहाँ रखा हुआ है? बहुत कुछ बिगाड़ सकती हूँ मैं तुम्हारा। 2 दिन से कैद कर रखा है, इससे बेहतर है मार दो मुझे। रुमाइजा फनकारी। हलीमा बी का तो सर घूम गया। क्या शान में कसीदे पड़े गए हैं, मुंह बंद ही बेहतर था। मेहरान का लहजा यकदम नरम था। वापसी उसकी कुर्सी पे झुका और मुंह में रुमाल डालने लगा था कि रुमाइजा की ब्राउन बड़ी आंखों के गिर्द पानी देखकर पीछे हट गया। उसने भी पलकों का झालर बिछा दिया था। मेहरान की नजरें उसके चेहरे के गिर्द भटक रही थी, जैसे हिफज कर रही हूँ। पिछली सारी मुलाकातों के मुकाबले में आज पहली बार उसे इतने करीब से उसकी दीद नसीब हुई थी। तुम्हें जितने पैसे चाहिए ना, मैं दे दूंगी, पर मुझे आजाद कर दो। जान बचाने के लिए उसने नया हरबा झड़ा। तुम्हें किसने कहा मुझे पैसे चाहिए? वो उसका चेहरा गुस्से में लाल देखकर महफूज हो रहा था। रुमाइजा को और तप चढ़ने लगी। उसने अपना पैर गुस्से में उसके पैर पे मारा। हलीमा भी हाथ बांधे ये मंजर देख रही थी। हल्की सी उनके होंठों में जुम्बश पैदा हुई और रुमाइजा की हरकत पे मेहरान इतने वक्त में पहली बार खुल के हंसा और अपना चेहरा उसके चेहरे के करीब किया। दूर रहो मुझसे, वरना क्या कत्ल करोगी? सुसर जी को वैसे बॉडीगार्ड्स की जरूरत नहीं, उनकी बेटी ही काफी है। वो मैंने खेज बात बहुत ही बेनियाजी और सुकून से कह गया था। रुमाइजा की आंखें फटी फटी रह गई। हलीमा बी की मुस्कुराहट मजीद गहरी होती गई। क्या मतलब है तुम्हारा? आंखें छोटी किए उसने मेहरान को देखे पूछा, जो अभी तक करीब था। लड़की इतनी बेवकूफ हो या बन रही हो? वो हंसता हुआ पीछे हुआ। उसके कलोन की खुशबू रुमाइजा को उलझा चुकी थी। उसने सर फौरन झटका। मेहरान का अंदाज यूं था जैसे दोनों के दरमियान ताल्लुकात बहुत ही अच्छे हों। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, सब समझ रही हूँ। एक बार हाथ खोलो मेरे, देखो फिर कैसे तुम्हारे मुंह का नक्शा बिगाड़ती हूँ। वो हाथ खुलवाने की जुस्तजू में पूरी कुर्सी हिला चुकी थी। इससे पहले कि कुर्सी बैलेंस के बिगड़ने से गिरती, मेहरान ने कुर्सी थाम ली। कुर्सी के गिरने के डर से रुमाइजा का सांस चंद पल के लिए जो रुका था वो बहाल हुआ। उसने आंखें खोली तो मेहरान उसकी आंखों में मुस्कुराहट के साथ झांक रहा था। उस शख्स की आंखें भी मुस्कुराहट का हिस्सा थी। वो नजरें नहीं हटा सकी थी। उसकी शख्सियत ही काफी मरऊब कुन थी। मेहरान ने उसके हाथ खोले और वापस टेबल पे टिकते हुए सवाल पूछा था,
वो टुकर टुकर उसे हाथ खोलने पे हैरानी से देखने लगी। इंसान को खुद पे इतना ही जुल्म करना चाहिए जितना झेल सके। कुर्सी से गिरने पे उसने चोट की थी। वैसे उम्र क्या है तुम्हारी? मेहरान ने अपनी थोड़ी पे हल्की बड़ी दाढ़ी को सहलाते हुए पूछा। 20, वो बेसाख्ता बोली, और उम्र भी रुमाइजा ने 1 साल ज्यादा बताई थी, पर लबो लहजा तो 25 साल लड़की वाला है। स्ट्रेंज, वेरी इम्प्रेसिव, वो दाद दिए बोला। मेरी बात सुनो, इतना फ्री होने की जरूरत नहीं। और तुमने मुझे क्यों अगवा किया है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? पैसे चाहिए ना, मेरे बाबा अदा कर देंगे, पर प्लीज मुझे जाने दो, वो परेशान हो रहे होंगे। उसकी नरमी का फायदा उठाते हुए झट बोली, तुम्हारे बाप के पास से पैसे निकल ही ना जाएं। अगर वो मेरे बाप का कर्जा उतार देते तो तुम यहाँ ना होती। कौन सा कर्जा? वो बेखबर मुंह खोले पूछ रही थी। मेहरान को उसकी ये दात भा गई। कौन सा कर्जा? वो बेखबर मुंह खोले पूछ रही थी। मेहरान को उसकी ये अदा भा गई। वो मुबहम सा मुस्कुराया। ये तुम्हारा मसला नहीं है, बेफिक्र रहो, तुम्हें मैं आजाद कर दूंगा, लेकिन वापस मेरे पास आने के लिए। मेहरान उस पे बात वाज़िया करता हुआ टेबल से उठा और सामने रुमाइजा के कदमों में बैठा। उसने उसका हाथ थामने की सही की थी, जिसे झटके और नागवारी से रुमाइजा ने पीछे कर लिया था। खुद पे जब्त करते हुए मुट्ठी भींच के मेहरान ने हाथ पीछे किया। हलीमा भी दरवाजा बंद करके बाहर निकल गई थी। वो तो समझ चुकी थी जा साईं के दिल का मामला है। आई एम सो सॉरी, वो सर झुकाए हल्के से बोला कि रुमाइजा के कानों तक बड़ी मुश्किल से आवाज पहुंची। एक सियासतदान का बेटा जो खुद सियासतदान है उसके कदमों में बैठा उसे सॉरी कह रहा था। उसकी समातों को यकीन नहीं आया था। अब मुझे जाने दो, वही रटा हुआ जुमला उसने कहा। मेरी बात सुनो, तुम अभी कहीं नहीं जा सकती हो। मेहरान ने सर उठा के उसकी आंखों में आंखें डाले कहा। वो खौफजदा होने की बजाय आंखों में आंखें डाल चुकी थी। बार बार पूछ रही हूँ अगवा क्यों किया है? तो बता देता हूँ। मेहरान ने गहरी सांस भरी। रुमाइजा भी थोड़ा सुकून में आई थी और खुद को ज़हनी तौर पे तैयार किया। अगर मुझे मालूम होता कि तुम्हें अगवा करना है तो कभी अपने आदमियों को तुम्हें हाथ लगाने भी नहीं देता, उल्टा तुम्हारी हिफाजत के लिए पहरे बैठा देता। उसकी बात रुमाइजा के सार से गुजरी। वो नई कशमकश में घिर गई थी। हाँ, मुझे पता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रही होगी। मेहरान ने उसकी झुकी ठोड़ी उठाई। रुमाइजा खरांट नजरों से उसे देखा। मेहरान जा की मोहब्बत हो तुम, वो जज्बे से चूर लहजे में बोला। रुमाइजा के जिस्म में सनसनी दौड़ गई। आखिरकार उसने अपना दिल खोल दिया था। वो अपने हवाले खास कर उसकी पसंदीदगी को लेकर कोई गलत फहमी रुमाइजा के दिमाग में छोड़ना नहीं चाहता था। वो कुर्सी पे बैठी थी और मेहरान उसके कदमों में पंजों के बल बैठे उसकी आंखों में देखे अपना हाल हरफ बा हरफ बताने लगा। ये मगरूर शख्स तुम्हारा सवाली बन चुका है। रुमाइजा को याद आया था कि इन लफ्जों में उसने यूनी में उसका जिक्र किया था। झूठे हो तुम, मैं नहीं मानती, उसे धकेलती हुई चीखी। मेहरान फौरन जगह से खड़ा हुआ और उसके हाथ गिरफ्त में लिए जो चीजें तोड़ फोड़ करने लगे थे। मेरा दिल, मेरी आंखें तुम्हें मेरी मोहब्बत की गवाही देती नजर नहीं आ रही क्या? मैं तस्लीम करता हूँ, मुझे रुमाइजा एहतशाम शिनवारी से बेपनाह मोहब्बत है, और अब ये वो जुनून बनती जा रही है जिसकी लगाम मेरे इख्तियार में नहीं। उसे झंझोड़ते हुए मेहरान ने खुले लफ्जों में एतराफ कर डाला था। वो गुंग हो गई थी और फिर जैसे होश में आई। हाथ मत लगाओ, मोहब्बत हो गई तो अगवा करवा लिया। वाह मेहरान जा, लोग तो अपने महबूब को सर पे बिठाते हैं, पर मुझे तो अगवा किया गया है। किडनैपर हो तुम, किडनैपर। वो हाथों की गिरफ्त में मचलती हुई चीखी। लड़की चिल्लाओ मत, वो बुरी तरह चिढ़ा था। उसकी घूरियों से वो डर के नरम पड़ी। तुम्हें भी सर पे ही बिठाया है और अपनी इज्जत बनाना चाहता था, पर सब खराब हो गया। खैर, इज्जत तो अब भी बना के दम लूंगा। अंदाज चैलेंजिंग था। रुमाइजा ने दांत कुचकचाए। सुसर जी, मतलब तुम्हारे बाबा ने मेरे डैड से कुछ रकम ली थी फैक्ट्री बनाने के लिए। अब तक वो कर्जा उतार नहीं सके, जबकि कर्जे की अदायगी की मुद्दत खत्म हो चुकी है। बात करोड़ों की है।
जब ही मेरे वालिद साहिब बख्शने को हरगिज राजी नहीं। उन्होंने मुझे शिनवारी की बेटी को अगवा करने की जिम्मेदारी सौंपी थी, जो मैंने खुशी खुशी कबूल की थी। इक़्तिदार के नशे में अंधा हो चुका था। वो खामोश हुआ। एक अजीब दर्द उसकी आंखों में झलका था। रुमाइजा की दोनों हाथों की कलाइयां उसकी गिरफ्त में थी। मुझे अपने गरूर तकब्बर की अल्लाह ने बहुत बड़ी सजा दे दी है। खैर, मैंने शिनवारी की बेटी को देखा नहीं था। देखा था तो पता नहीं था वो शिनवारी की बेटी है। और जब वहां कोठी में तुम्हें देखा तो उस वक्त मुझे लगा मेरे पैरों से जमीन निकल गई है। जानती हो वो लड़की कौन थी? मेरी मोहब्बत, मेरी चाह, मेरी नजरों का सुकून, जिसे मैंने यूनिवर्सिटी में पहली बार देखा था। वो जो हवा के झोंके की तरह मेरे दिल उड़ा ले गई। मेरी नजरें उसकी दीदार की प्यासी थी, जिसके लिए मैं खुद एक बार फिर यूनिवर्सिटी पहुंचा था। उसके शहर से निकलने की कोशिश की थी, पर नाकामी हाथ को लगी। वो कुछ पल खामोश हुआ और दोनों के दरमियान खामोशी ने राज किया। वो लड़की तुम्हारी मोहब्बत रुमाइजा शिनवारी ही थी? सर उठाए उसकी नजरों में देखे उसने बामुश्किल कहा, हाँ। मेहरान ने उसकी कलाइयां छोड़ दी। गर्म आंसुओं का रेला रुमाइजा की आंखों से निकलकर फिसला। वो खुद को संभालती हुई बेड के सरहाने से टिकी। वो यकदम उसकी मोहब्बत से इनकार नहीं कर पाई थी। मेहरान की आंखें सब सच बोलती थी। रुमाइजा उल्टा सब समझने से कासर थी। दिमाग था जो जिस्म का साथ छोड़ रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेहरान ने उसको हर बात बता दी कि वो अपने बाप से भी उलझ चुका है। वो बाप से लड़ नहीं सकता, तो फिलहाल उसे यही रहना होगा। वो ये भी बता चुका था जुल्फकार इन बाप बेटी के दुश्मन हो चुके हैं और कभी भी कुछ भी कर देंगे, और उसकी हिफाजत में मेहरान कोई कमी नहीं छोड़ेगा। आई एम ब्लंट नाउ। मेरे बाबा जाएंगे उस दुश्मनी में। उनकी बेटी लापता है, वो कैसे बर्दाश्त करेंगे? उसे अपने बाबा की फिक्र थी। यह शख्स तो उसे बिल्कुल आजाद करने में राजी नहीं था। शिनवारी साहिब के अलावा और कौन उसका इस दुनिया में था? वो इस एक रिश्ते को हरगिज खोना नहीं चाहती थी। उन्हें कुछ नहीं होगा। तुमसे जुड़े हर शख्स का ख्याल है मुझे। उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। तुम्हारी तरफ से मुत्तमिन कर चुका हूँ। मुझे बाबा से मिलना है, मुझे घर जाना है, मुझे जाने दो। वो एक ये रट ना लगाती तो उसके अलावा और बोलती तो क्या? तुम्हारे बाबा से वादा किया है, तुम्हें पूरे मान से यहाँ रखा जाएगा, कोई तकलीफ नहीं होगी। तो प्लीज तुम खुद भी कोई ऐसी हरकत मत करना। थोड़े दिन की बात है, तुम चली जाओगी। फिर उसे देखते हुए मेहरान ने बात मुकम्मल की, पर वापस मेरे पास आने के लिए निकाह कर लूंगा फिर मैं तुमसे। जोर जबरदस्ती है क्या? यहाँ से निकलने के बाद मैं अपने बाबा के साथ बहुत दूर चली जाऊंगी, जहाँ तुम और तुम्हारा बाप मौजूद ना हो। फिलहाल वो थक हार के मान रही थी। कुछ अरसा यही रहना पड़ेगा। कब उसके बाबा रकम अदा कर सकेंगे? वो तो बेमकसद फंस चुकी थी। अच्छा, कोशिश जरूर करना। याद रखना, मेहरान जा अपनी चीजों के लिए शिद्दत पसंद है। तुम तो फिर उसकी मोहब्बत होने वाली बीवी हो, बल्कि सबकी बीबी सरकार। वो भी लफ्जों की महारत रखता था। उसे अपनी बात अच्छे से बावर करवा रहा था। उसके मोहब्बत नामे पे रुमाइजा चंद पल चुप रही। आदमियों की जंग थी। ये तुम लोगों ने एक औरत को भी नहीं बख्शा, वो तल्खी से बोली। मेहरान ने बेबसी से उसको देखा। फजूल बकवास नहीं करो। तुम्हारे साथ मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। तुम्हारे अलावा कोई और भी होती तो मैं उसकी हिफाजत करता, और अब तो मामला तुम्हारा। मैं पहले से ही शिनवारी की बेटी को दरमियान में नहीं लाना चाहता था। मेरे बाप ने मुझे मजबूर कर दिया था। अगर उनके हाथ लग जाती तो। वो यकदम चुप हो गया। क्या बोलने लगा था, सोचकर ही उसकी सांस अटकी थी। रुमाइजा उसको देख रही थी। दिल कर रहा था फूट फूट कर रो दे। चलो बाहर आओ, खाना खा लो। मुझे नहीं खाना। जिद मत करो। तुम्हारे बाप से मैंने वादा किया है और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। तुम्हारा बाप चाहता है मेरी बेटी जहाँ भी रहे ठीक से रहे, और तुम इस तरह उनको तकलीफ पहुंचा रही हो। बिलीव मी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो उसे शिनवारी साहिब की जानिब से इत्मीनान में लेता हुआ बोला। वो सोच में पड़ गई। फिर दुपट्टा संभालती हुई दरवाजे तक पहुंची। कम अज कम इस बंद कमरे से बाहर निकलने के मौका तो मिल रहा था। आ जाओ। मेहरान ने बाहर खड़े उसे इशारा किया। वो सीढ़ियां उतरती चली गई। मेहरान पे यकीन करना मुश्किल था। आखिर वही तो तकलीफ का बाइस बना था। क्या मालूम मन घरत कहानी सुना रहा हो।
اس کے محبت کے اظہار پہ وہ کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی، پر اپنے بابا کے بارے میں باتیں جو اس نے سنی ان پہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کا باپ کیا کسی مشکل میں پھنسا تھا؟ اتنا عرصہ گزر گیا، وہ اس سب سے بے خبر رہی۔ سیڑھیاں ساری طے ہو گئی، پر اس کے ذہن میں گردش کرتے سوال ختم نہ ہوئے۔ حلیمہ بی نے ٹیبل پہ کھانا لگا دیا تھا۔ میران کے پیچھے مرے مرے قدم لیتی وہ ٹیبل تک آ گئی۔ میران نے بیٹھنے کا اشارہ کیا، وہ یک ٹک اسے دیکھتی رہی، ذہن کہیں اور ہی الجھا ہوا تھا۔ مجھے نہیں کھانا، اور بس بہت ہوا، مجھے واپس بھیجو۔ میں تمہاری بنی بنائی کہانیوں پہ یقین نہیں کرتی۔ ایسا کچھ ہوتا تو میرے بابا مجھے ضرور بتاتے۔ کرسی کی پشت تھامے وہ مضبوط لہجے میں بولی۔ میران ہنوز اسے دیکھے گیا۔ کیسے اسے یقین دلاتا؟ اگر وہ اس کا یقین کر لیتی تو سب اتنا مشکل نہیں ہوگا جتنا اب ہے اور آگے ہونا تھا۔ اور تمہارے بابا تمہیں یہ سب بتائیں تو؟ میران کی نظریں اس پہ تھی۔ وہ کوہنی ٹیبل پہ ٹکائے بیٹھا۔ رمائزہ نے لب تر کیے اور پورے منظر پہ نظر گھمائی۔ ٹھیک ہے، بیٹھو فی الحال، میں تمہارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گی۔ وہ پھٹ بولی۔ کیوں؟ کیا مسئلہ ہے؟ میران نے آبرو چکائی۔ میران جا، تم اتنے نارمل بن رہے ہو، میں اپنے دشمنوں سے بات نہیں کرتی اور تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں جیسے سب نارمل ہو؟ وہ ٹیبل پہ ہاتھ مارتی چیخی۔ بہت بری بات ہے، اگر کوئی تمہاری مدد کر رہا ہے تو تم اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، الٹا تمہارا چیخنا چلانا بند نہیں ہو رہا، اور میں تو تمہاری جان بچا رہا ہوں۔ وہ بیٹھا ہی رمائزہ نے دانت پیسے۔ میں دشمن نہیں ہوں تمہارا، وہ یک لہجے میں باور کرتا ڈش میں سے سالن نکال رہا تھا۔ رمائزہ بے بس ہو چکی تھی، پیٹ میں بھوک کا الگ تہلکہ مچا ہوا تھا۔ مرتے مرتے کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی۔ آپ بھی بیٹھیں، اس نے حلیمہ بی کو دیکھا۔ میران نے سر اٹھا کر ان کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئی اور پھر رمائزہ کا ساتھ دینے کے لیے اپنی پلیٹ میں بھی سالن ڈالا تھا۔ میران کھانے سے فارغ ہوا تو کسی کمرے میں چلا گیا تھا۔ یہ یہاں رہتا ہے؟ رمائزہ نے اچنبے سے پوچھا۔ نہیں، چھوٹے جا ویسے ہی چکر لگاتے ہیں، ان کا تو اپنا بڑا بنگلہ ہے۔ تم پریشان مت ہو، ان کی بات پہ یقین کر لو، وہ جھوٹ نہیں بولتے۔ آپ کے ساتھ خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا آپ یقین کر لیتی؟ اغوا ہوئی ہوں میں، کوئی معمولی بات ہے؟ مجھے اپنی جان سے زیادہ اپنی عزت کی فکر ہے، وہ کھانے سے ہاتھ روکے سختی سے بولی۔ حلیمہ بھی خاموش ہو گئی، وہ اس کا درد سمجھ رہی تھی۔ تبھی میران کمرے سے نکلا، اس کے ہاتھ میں فون تھا اور کال کسی سے لگی ہوئی تھی۔ یہ لو بات کرو۔ رمائزہ نے نہ سمجھی سے دیکھا۔ میران نے فون اس کی جانب گھمایا۔ بابا؟ آنکھوں میں حیرانی امڑ آئی۔ میران کے سرہانے پہ اس نے جھٹ فون لے کر کان سے لگایا تھا اور تیزی سے ان دونوں سے دور چلی گئی۔ روما؟ فون کے اس پار سے آواز آئی۔ رمائزہ نے جو کب سے آنسو روکے رکھے تھے وہ تیزی سے گالوں پہ لڑک آئے۔ وہ سیڑھیوں کے ساتھ لگے پلر سے ٹک کے زمین پہ ڈھہتی گئی۔ بابا آپ ٹھیک ہیں؟ سب سے پہلا خیال ان کی طبیعت کا تھا۔ ہاں میرا بچہ، میں ٹھیک ہوں، تم ٹھیک ہو؟ نہیں ہوں۔ یہ سب کیا ہے؟ میران قرضے کا کیا بول رہا ہے؟ وہ جھوٹ بول رہا ہے نا؟ وہ باپ کی آواز سن کر بچوں کی طرح پوچھ رہی تھی۔ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ کچھ سال پہلے میں نے ذوالفقار صاحب سے پیسے لیے تھے جو ادا نہیں کر سکا، اور اب اس دوران فیکٹری نقصان میں چل رہی، بس ہمارا گزارا ہو رہا تھا اور باقی کچھ سیونگز۔ مجھ سے بھی کچھ غلطیاں ہو گئی، اسی وجہ سے یہ سب ہوا۔ کیسی غلطی؟ آنسو پونچھے اب وہ سیدھی ہوئی اور پلر سے ٹیک لگایا۔ غصے میں آ کر میں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تھا، پر ایسا نہیں تھا۔ میں ان کی رقم لوٹانا چاہتا ہوں اور بہت جلد لوٹا دوں گا۔ احتشام صاحب اس وقت فیکٹری میں ہی تھے اور میں… اس کی سانس اٹکی۔ بیٹا میں تمہیں ہرگز کھونا نہیں چاہتا۔ ذوالفقار جا تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور میران کے علاوہ تمہیں کوئی حفاظت سے نہیں رکھے گا۔ میرے پاس اتنے وسائل نہیں جو ذوالفقار جا کے آگے ٹک سکیں، وہ ہم پر نظر گاڑے بیٹھے ہے۔ احتشام صاحب آپ اس کی باتوں پہ یقین کر چکے ہیں؟ یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ ملا ہوگا۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، آپ کے پاس میں سکھ سے رہوں گی۔ وہ چونکی تھی۔ روما میں نے جو دیکھا ہے وہ تم نہیں دیکھ رہی۔ اس کے لفظ، اس کی آنکھیں اس کے سچا ہونے کا ثبوت دیتی ہیں، اور تم ذوالفقار جا کو کم مت سمجھو، وہ بہت طاقتور ہے۔ میں جلد از جلد پیسوں کا انتظام کرتا ہوں اور پھر تمہیں لے جاؤں گا۔ بابا وہ اور بھی کچھ کہتا ہے۔ وہ اٹکی تھی، کیسے اس کے محبت کے دعوے کو دہراتی۔ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، میں جانتا ہوں۔ اس وقت تم ضرور
ज़रूरी हो मैं कुछ और सोचना नहीं चाहता। बेटा तुम्हें कुछ हो गया तो मैं मर जाऊँगा। कुछ अरसे की बात है, रह लो। उसने मुझसे वादा किया है कि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा। इससे बढ़ के और क्या तकलीफ होगी कि मैं आपसे दूर हूँ। बाबा आप सबको क्या बताएंगे? और अनोश, आयशे वो परेशान हो रही होंगी। उसे अपने अलावा सबकी फिक्र थी। कह दिया है अपनी खाला के घर गई हो। खाला कश्मीर की रहायशी थी जो कुछ अरसा पहले ही बाहर मुल्क शिफ्ट हो गई थी। तुम बेटा हो कहाँ? कोई फार्म हाउस है शायद उसका। उसने सर पिलर से टकाया। बाबा आप कर्जा जल्द अदा कर दें। आपको पहले ही कर देना चाहिए था। जानते हैं ना ये कितना बड़ा बोझ होता है। मरने के बाद भी अल्लाह माफ नहीं करता जब तक बंदा माफ ना करे। वो अपनी तकलीफ भूल के मामले की संगीनी को समझ रही थी। ये एक बहुत बड़ा बोझ था जो अदा करना लाजमी था। हाँ बेटा मैं समझता हूँ। दुआ करो अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। तुम मेरे लिए परेशान मत होना। तुम ठीक होगी तो मैं भी ठीक होऊंगा। शिनवारी साहिब उसकी तरफ से बेहद मुतफिक्र थे। हाँ बेटा मैं समझता हूँ। दुआ करो अल्लाह आसानियाँ पैदा करे। तुम मेरे लिए परेशान मत होना। तुम ठीक होगी तो मैं भी ठीक होऊंगा। शिनवारी साहिब उसकी तरफ से बेहद मुतफक्कर थे। बाबा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप अपना ख्याल रखिए और जब उदास हों तो आयशे और अनोश को बुला लीजिएगा। वो आपकी सारी उदासी खत्म कर देंगी। बल्कि आयशे की अब शादी है, पता नहीं मैं शिरकत करूंगी कि नहीं। आपकी मुलाकात हो तो मेरी तरफ से मुबारकबाद लाजमी दे दीजिएगा। अल्लाह किसी पे ऐसा बुरा वक्त ना लाए और किसी ऐसी आजमाइश में ना डाले। वो बहुत समझदारी से काम लेती बोली। एहतशाम साहिब के होंठ मुस्कुराहट में ढले। दिल में थोड़ी अब तसल्ली हुई थी। बाबा वो फंचिज उसे आप उड़ा दें। आंसुओं का गला घोंटने रुमाइजा ने कहा। एहतशाम साहिब को तशवीश हुई। बाबा वो पंच उसे आप उड़ा दें। आंसुओं का गला घोंटे रुमाइजा ने कहा। एहतशाम साहिब को तशवीश हुई। क्यों? उनको भी आज़ादी अच्छी लगती है। आप बिल्कुल सही कहते थे। मुझे ऐसा लग रहा है इस मासूम चिड़िया ने बद्दुआ दे दी हो। देखिए आज मैं भी यहाँ कैद की जगह जा चुकी हूँ। अब आंसू जो निकले थे वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मेरी बहादुर बेटी ज्यादा मत सोचो। अपना ख्याल रखना। मेरे लिए मेरी कुल कायनात सिर्फ तुम ही हो, वरना जीने की कोई और वजह मेरे पास बची नहीं है। रखूंगी मैं अपना ख्याल। बस आप जल्दी से कर्जा अदा कर दें। और फिर दरमियान में ही फोन मुनक़ता हो गया। मेहरान के मोबाइल बंद हो गया था। फोन को देखते हुए रुमाइजा ने गहरी सांस खींची। मोबाइल भी उसकी तरह बेकार है। गुस्सा जब्त करती बुरबुराई और चेहरा खुश्क करती खड़ी हो गई। हलीमा भी उसकी जरूरत की तमाम चीजें इसे ला दे। उसे कैद महसूस ना हो और उसका हुलिया भी ठीक करवा दे। रुमाइजा के जाने के बाद मेहरान ने हलीमा बी को हदायत की। 2 दिन से ही वो अपने लिबास में थी। जीन्स के ऊपर काली शर्ट और उजरी हालत। जी छोटे साईं, वैसे एक बात पूछूं, आप मोहब्बत करते हैं या इश्क हो गया है? मेहरान धीमे से खुद पे हंसा। मैं अलग ही मंजिल का सवारी हूँ। मुझे मालूम नहीं कि वो मोहब्बत है या इश्क, पर मेरे लिए सबसे खास है। जान कुर्बान इतनी खास। मेहरान की आंखों में अनोखी रमक थी जो बहुत भली लगी थी। रुमाइजा मरे कदमों से वापस आई थी। मेहरान का एतराफ वो सुन चुकी थी। लो उतरी शक्ल के साथ उसने मेहरान को मोबाइल थमाया था। मेहरान ने नजर भर कर उसे देखा, जिसके चेहरे पे दर्द वाज़िया था। उसके हर दर्द को भींच के निकालने का दिल चाहा था। मेहरान मोबाइल लेकर वापस कमरे में चला गया। खाना मुकम्मल करो बेटी। हलीमा बी की बेटी के कहने की देर थी। रुमाइजा बेसाख्ता उनके गले से लगी थी। हलीमा बी अव्वल तो चौंकी, फिर मुस्कुराते हुए उसके गिर्द बाजू बांधे उसकी पीठ सहलाने लगी। वो शायद रोने पे काबू पा रही थी, पर आज बड़ी मुश्किल हो रही थी। रुमाइजा की गिरफ्त में काफी मजबूती थी। मेहरान कमरे से निकलकर गार्डन की तरफ जाने लगा था। डाइनिंग का मंजर देखकर सर हिलाता हुआ निकल गया। वो चाहता था रुमाइजा हलीमा बी के करीब हो जाए, उनसे बात करे और दिल की बातें भी शेयर करे, इतना कि उनका ताल्लुक मजबूत हो जाए। हलीमा बी ने प्यार से उसे दूर किया और बराबर वाली कुर्सी पे बैठाया।
परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। छोटे साईं, ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं। वो तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहते, पर बड़े नुकसान से महफूज रख रहे हैं। उन्होंने नवाला बना के रुमाइजा के मुंह के करीब किया। बेसाख्ता उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। आप बिल्कुल नेमत बी जैसी हैं, वो भी मेरा ऐसे ही ख्याल रखती हैं। चेहरे पे उदासी कायम थी। सब कबूल करने में वक्त तो दरकार था। खाने से फारिग होके वो हलीमा बी के पीछे किचन में ही चली आई थी। मुझे बता दो अपनी ज़रूरत की चीज़ें, कपड़े वगैरह तो मैं ले आऊंगी। कोई ख़ास चीज़ मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो सब उसके बाप के पैसों से थोड़ी आना था। जो फरमाइशें शुरू कर देती, तो फिर इन कपड़ों में कब तक रहोगी? हालत देखी है अपना क्या बनाई हुई है। छोटे साईं गुस्सा करेंगे मुझ पे। वो क्यों गुस्सा करेगा? गुस्से के अलावा कुछ आता नहीं इसको? नहीं नहीं, आता है ना, लड़की को अगवा करवाना। वो फौरन जता गई थी। हलीमा बी ने उसे घूरी नवाजी। मैं पेंटिंग करती हूँ, दाएं बाएं देखिए, उसने बताया। हलीमा भी किचन के नवाजामात में लगी रही। ठीक है, मैं उसका सामान मंगवा लूंगी। सारे काम समेट के वो उसे नीचे ही दूसरे कमरे में ले गई थी। आयशे ने अपनी शादी की सिलसिले की बना पे चंद दिन की लीव अप्लाई की थी। फिर वो दोनों कैंटीन में आके बैठ गई। अनोश की तो ये मनपसंद जगह थी। लेक्चर वगैरह से फारिग होके बिग बेंचर्स का टोला यहीं बसेरा डालता था। ये छछूंदर यहाँ क्यों आ रहा है? आयशे बुरबुराई। हमायो उन्हीं की तरफ आ रहा था। आज उसने बकवास की तो सबके सामने इसे मैं जलील कर दूंगी, ढीठ कहेगा। अनोश ने पहले ही अपने इरादे से बेखबर कर दिया था। आयशे ने उसका हाथ साथ देने के वास्ते सर हिलाया। हेलो बिग बेंचर्स लेडीज। अपने पहले जुमले से ही वो दोनों को तपा चुका था और फिर कुर्सी पे बैठ गया। मैनर्स हैं कुछ? अगर किसी की टेबल पे साथ बैठना हो तो पहले इजाजत ली जाती है। अनोश ने दांत पीस के कहा। वो महफूज हुआ था। तो मैम, मुझे इजाजत मिल सकती है यहाँ बैठने की? उसकी फजूल हरकतें आयशे के गुस्से को हवा दे रही थी। नहीं, अनोश ने साफ कहा तो वो हंस दिया। क्यों आए हो? आयशे ने बाजू फोल्ड करे और हमायों पर नजर जमाई। इर्द गिर्द की टेबल्स में मजीद तुलबा मौजूद थे। तुम दोनों की दोस्त नहीं आ रही है? खैरियत तो है? तुमसे मतलब अपना काम करो, ना जाके दूसरों के मामले में दखल अंदाजी मत करो। आयशे ने दो टोक लहजा अपनाया, पर अगला भी सदियों का ढीठ था। कहीं मेरी वजह से तो नहीं आ रही? बोल दो, मैं तंग नहीं करूंगा। उसके जवाब पे अनोश और आयशे का साथ टकराया था। दोनों ने बर वक्त एक दूसरे को देखा और इस्तेहज़ाहिया हंसी। आयश, खुश फहमियां तो देखो इसकी, शक्ल देखी है आईने में कभी? अनोश ने बेंच पे हाथ मारा और जबड़े भींचे। लाखों लड़कियां मरती हैं इस शक्ल पे। वो बालों में हाथ चलाता बोला। उसके बाल थोड़े लंबे थे, पर था एक खूब शक्ल मर्द। ओफ हमायो, तुम कितना हंसाते हो। आयशे ने मुंह पर हाथ रखा। लहजा तंजिया मलावट का शिकार था। और दिल जलाते हो, शक्ल देखकर मर जाती होंगी लड़कियां। अनोश बुलंद आवाज में बुरबुराई। वैसे बिग बेंचर्स की जगह मुंह फट नाम रखो अपने ग्रुप का। फुफकी चेहरे पे जाहिर हुई, पर परवाह किसे थी? तुम्हारी दाल यहाँ नहीं गलने वाली। अल्लाह के वास्ते हमारी जान छोड़ दो, आयशे ने बेजार होके कहा। हमायो इन दोनों पे नजर डाल के सर घुमाता हुआ खड़ा हुआ और चला गया। पागल है क्या ये? मुझे क्या पता, आयशे ने झंझला के कहा और मोबाइल में अनोश को मेहंदी के डिजाइन्स दिखाने लगी। अब अपनी शादी के झंझटों में हमायों के पागलपन का क्यों सोचती? CSP मुराद मीर इज स्पीकिंग। मुकाबिल ने सिर्फ अंदाज में फोन कान से लगाया था और फोन के दूसरे पार से बोलने वाली की मुकम्मल बात सुनकर आखिर में अलविदाई कलमात कहकर फोन मुनक़ता कर दिया। क्या हुआ सर, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। खुर्शीद उसके कैबिन में दाखिल होते बोला। हाँ खुर्शीद, बात ही ऐसी है तो खुश होना बनता है। बहुत पक्की खबर मिली है मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से। अब वक्त आने पे एयरपोर्ट पे वजीर आला साहिब को SP मुराद का जलवा दिखाएंगे। वो मसरूर से मुस्कुराहट से बोला, अंदाज बहुत धीमा था। सही, फिर ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर देता हूँ। खुर्शीद ने प्लान से आगाह किया। फिर मुराद टेबल पे टिका, सब सुनता रहा। वेरी गुड, बहुत जमेगी हमारी। ऐसे ही इन तमाम गद्दार लीडरों के काले करतूत अवाम के सामने लाकर सजा दिलवाएंगे। अवाम की चक्की बहुत पिस चुकी। मुराद पुरअज़म से कहता,
अपना कैप सर पे पहने कैबिन से बाहर निकला और उसके पीछे खुर्शीद। मेहरान रात ही फार्म हाउस से वापस बंगले आ गया था। ऑफिस में बैठा काम में मसरूफ था। वक्त का पता नहीं चला। दरवाजे पे दस्तक हुई। उसकी इजाजत मिलते ही अजीज अंदर आया। मेहरान थोड़ा हैरान हुआ उसके इस वक्त आने पे। नींद नहीं आ रही थी। आपके ऑफिस रूम की लाइट खुली थी। सोचा आपके पास ही आ जाऊं। वो नामहसूस अंदाज में घर बढ़ाया हुआ था। मेहरान ने नजर उस पे जमाई। अजीज क्या बात है? परेशान, कुछ उलझे हुए लग रहे हो। मेहरान ने अपना काम वर्क के कुर्सी पे दराज हुआ, थोड़ी सहलाते हुए पूछा, आप मैडम से सच्ची वाली मोहब्बत करते हैं? अजीज से ऐसे बचपने की उम्मीद हरगिज नहीं थी। मेहरान धीमे से हंसा था। तुम्हें क्या लगता है? मेहरान ने कोहनी कुर्सी के बाजू पे टकाई। गजब की आग है आपके और उनके दरमियान। आप बड़े साईं से लड़ रहे हैं सिर्फ मैडम के लिए। अजीज के चेहरे पे हैरानी थी। उस दिन जामिया उसे ही देखने गया था। मेहरान ने उसे बता के अजीज के दिल से पहाड़ जितना बोझ उतारा था। उसे लगा मेहरान को यही लगता होगा कि वो रुमाइजा के बारे में जानता था, पर ऐसा नहीं था। मियाँ अजीज इस मामले में बेखबर थे। पता होता तो वो आपके लिए क्या है तो आपको आगाह कर देता। वो शर्मिंदा हो रहा था। उसे अपनी नादानी का एहसास होने लगा था। अजीज, ये एक हादसा है जो लाजमी तौर पे होना था। तुम्हारे और मेरे चाहने से कुछ नहीं होता। जो अल्लाह ने लिख दिया है वही होगा। अब तुम खुद को कसूरवार ना समझो। दर हकीकत जो गलत कर रहा है उन्हें ही एहसास नहीं हो रहा। मेहरान ने आराम से अजीज का दिल हल्का किया। अजीज ने तशक्कुर से उसे देखा। सही, एक खबर और है। अजीज ने उसकी नजरों से नजरें मिलाई। सारी खबरें आज ही जमा करके लाए हो? बताओ। मेहरान ने वापस फाइल हाथ में थामे। उसमें तो तवज्जो मबजूल की। सामने लैपटॉप भी ऑन था। एसपी मुराद दमीर, वो किसी खास मकसद के तहत यहाँ पोस्ट किया गया है और अब उसकी बड़े सरकार के हर अमल पे नजरें हैं और उसे शायद मालूम हो चुका है किस दिन मनी लॉन्ड्रिंग होगी और किसके हाथों होगी। अजीज मेहरान के चेहरे के तासुरात जांचने की कोशिश कर रहा था, जिनसे कुछ भी जाहिर ना था सवाए इसके कि वो अपने काम में किस कदर मसरूफ है। तो ये उसका काम है, करने दो, हमको इससे क्या मतलब। और वो अब सबूत हासिल कर लेगा, कोर्ट में पेश कर देगा। फिर तुमको इतनी फिक्र है, जाओ बताओ बड़े साईं को। मेहरान की आंखों में अजीब सी रमक आई थी। तुम्हें खबर हो गई है, यकीनन शम्स को भी हो गई होगी। वो मुख्तसर ही दूसरे पहलू से रोशनास करवा कर बैठा था। अजीज ने उसे देखा और धीमे से मुस्कुराया। हलीमा बी ने पेंटिंग का कुछ सामान मंगवाने का कहा है, अजीज ने बताया। क्यों? मेहरान की भूमें सुकड़ी। मैडम पेंटिंग करती हैं, उन्होंने कहा है। अजीज कुर्सी से खड़ा हो गया। मेहरान के चेहरे पे मुस्कुराहट ने जगह ले ली थी। अजीज उसको मुस्कुराता देखकर बाहर निकल गया। रुमाइजा की यादें तो हर वक्त मेहरान के साथ होती थी। उसने सब आगे का सोच लिया था। फिर ये ट्रेजेडी होगी और अब भी वो आगे का सोच चुका था कि कैसे डील करना है। सबसे पहले तो रुमाइजा की नफरत को बढ़ने नहीं देना था। नरमी से ही वो नफरत खत्म करने का इरादा किए हुए था, पर बाज़ औक़ात रूमा अपनी बातों से उसके गुस्से को हवा दे जाती थी। 2 दिन मजीद गुजर गए थे। आज वो काफी बेहाल सी हो रही थी। मगरिब का वक्त था। अचानक कमरे में अजानों की आवाज आई। आज आवाज पिछले दिनों से काफी ज्यादा तेज थी। शायद हलीमा बी ने बाहर टीवी ऑन किया हुआ था। अजान सुनते हुए उसका दिल मसबस होने लगा। वो बेइख्तियार बेड से उठ के वॉशरूम में घुसी थी और अगले 5 मिनट बाद वुजू की हालत में बाहर निकली। नीली फ्रॉक कोहनियों तक चढ़ी आस्तीन जो अब नीचे कर रही थी। थोड़ी से टपकता पानी, भीगी पलकें, लबों पे पानी की बूंदें, ढलता सूरज कमरे की ग्लास बॉल से बाकायदा नजर आ रहा था, जो कमरे के मंजिल की खूबसूरती को 4 चांद लगा रहा था। दुपट्टा उठाकर उसने सर पे लपेट लिया था। दिल की धड़कन बहुत तेज थी। ऐसा लग रहा था इतनी तेजी के बाद दिल बंद हो जाएगा। कमरे से बाहर निकलकर उसने हलीमा बी से जाय नमाज ली थी। कमरे में आके किबले के रुख बिछाई। आज अल्लाह के सामने खड़ा होना बेहद मुश्किल लग रहा था। अपना आप बहुत ही गुनाहों में मुलव्वस महसूस हुआ। भरे दिल के साथ उसे नियत बांध ली। रुकू, कयाम, फिर सजदा। आखिर में सलाम फेर के उस रुमाइजा ने हाथ दुआ के लिए खड़े किए थे। अल्लाह अल्लाह,
میری خطاؤں کو معاف کر دے، میں تجھ سے بہت دور تھی، دنیا میں خوب مگن تھی، کبھی سجدہ کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، آنکھ سے آنسو چھلکے تھے، سجدے تو کیے تھے، پر آج جو سجدوں کی لذت اسے ملی تھی وہ پہلے کبھی نہیں ملی۔ دل میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی، بے ساختہ اس نے سانس روکی۔ اللہ تو ناراض ہے کیا مجھ سے راضی ہو جا، مجھے اس مشکل سے باہر نکال دے، میرے بابا کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھنا، تیرے سوا ہمارا ہے کون، کس کو اپنا حال سناؤں، مجھے نہیں معلوم یہ کس خطا کی سزا میں بھگت رہی ہوں، مجھے معاف کر دے غفور الرحیم۔ وہ بے اختیار سجدے میں جھکی اور آنسو بہاتی رہی، کیسی اندر آگ لگی تھی جو ان آنسوؤں کے گرنے پہ مزید بھڑکتی تھی۔ اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگنے کے بعد دل ہلکا ہوا تھا، اب اسے حالات کا سامنا کرنا تھا، نہ کہ کمزور پڑ کے سب گنوا بیٹھی۔ وہ مضبوط بہادر ہے، اس کا یقین اس نے خود کو ایک بار پھر دلایا۔ وہ یہاں بس دن کاٹ رہی تھی، باہر دنیا میں کیا چل رہا تھا ہر چیز سے بے خبر، دل تو اس کا یہاں لگتا بھی نہیں تھا۔ دن کا کچھ حصہ حلیمہ بھی سے باتوں اور کچھ تنہائی کے نام ہو جاتا، سانسیں تھی پر زندگی جیسے رک گئی تھی۔ مغرب سے فارغ ہو کر بھوک مٹانے کے لیے رمائزہ کمرے سے باہر نکلی تو میران لاؤنج میں بیٹھا موبائل میں صرف ملا۔ رمائزہ کا جی کلس گیا، وہ یعنی مغرب کے دوران ہی آیا تھا۔ کیسی ہو؟ اسے دیکھ کر میران نے موبائل بند کر کے تمام تر توجہ اس کی جانب مبذول کر لی تھی۔ روما نے ہونٹ کترے۔ زندہ ہوں، اغوا ہو گئی ہوں، بہت مزہ آ رہا ہے، جب پاک سے طنز میں ڈوبا جواب موصول ہوا۔ میران ہنس دیا۔ رمائزہ نے سانس روکے اسے ہنستے دیکھا، جس کی آنکھیں ہنستے ہوئے تپش پیدا کر رہی تھی۔ وہ دم سادے دیکھتی رہی، وہ ہمیشہ اس کی بات ہنس کے ٹال رہا تھا، اور روما اور غصہ چڑھنے لگتا۔ جب وہ دل دے چکا تھا تو سارے حقوق بھی دے دیے تھے، اور جن حالات کا وہ سامنا کر رہی تھی تو دل کی بھڑاس نکالنے کا پورا حق بھی رکھتی تھی۔ تیرے دستے ستم کا عجز نہیں، دل ہی کافی تھا جس نے آہ نہ کی۔ کب واپس جاؤں گی میں؟ انجانے شہر سے باہر نکلے اس نے پوچھا۔ جب تمہارے بابا پیسے دے دیں گے، میران سہولت سے اس کا غصہ بھانپتے ہوئے مختصر بولا۔ اور اگر تم مکر گئے؟ میں یقین نہیں کرتی کسی انجان شخص پہ۔ صوفوں کے پیچھے کھڑے وہ دو بدو گفتگو کر رہی تھی۔ میران نے نظر جمائی۔ آؤ بیٹھو، جان پہچان بھی ہو جائے گی۔ میران نے تھوڑی سہلائی، نظروں میں بے جا نرمی تھی۔ وہ یک دم سیدھا ہو کے بیٹھا، کالے شلوار قمیض میں۔ بے شک وہ کسی کا بھی دل موم کر سکتا تھا، پر مقابل اس معاملے میں پتھر دل تھی۔ اپنے کام سے کام رکھو۔ روما بربرا کے کچن کی طرف بھاگ گئی۔ میران کے لبوں کو گہری مسکراہٹ نے چھوا۔ انجان بن کر ہی وہ بار بار اسے متاثر کرتی جا رہی تھی۔ وہ یہ سمجھ رہی تھی اس کی بے اعتنائی پر میران کی محبت میں کمی آ جائے گی، پر ایسا تو تھا ہی نہیں۔ اس طرح وہ میران کے دل مزید گھر بنا رہی تھی، میران کے لیے رشک کے قابل اتنی خاص ہو چکی تھی وہ۔ پہلے تو سوری میڈم، اور باقی یہ آپ کا سامان۔ عزیز نے نگاہیں جھکا رکھی تھی اور معذرت کرتے ہوئے پینٹنگ کا سارا سامان رمائزہ کو دیا۔ عزیز دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ اٹس اوکے، آپ بھی حکم کے پابند ہیں، بہت سریل ہے یہ آپ کا سائن، کیسے برداشت کرتے ہیں؟ مرے دل سے اس نے سامان لیا اور چیزیں دیکھ رہی تھی۔ عزیز کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ رینگ گئی۔ وہ بہت اچھے ہیں، یہ آپ کو وقت ہی بتائے گا۔ روما نے اس کا جھکا سر دیکھا تھا، آج اس شخص نے گردن اٹھا کے اسے دیکھا نہیں تھا، اور جب جامعہ میں اسے دیکھا تھا وہ کوئی اور ہی عزیز تھا۔ یہ احترام وہ میران کی وجہ سے تھا، کیوں تھا؟ پر ہاں، اچھا لگا تھا۔ عزیز مختصر کہہ کر دروازے سے ہی پلٹ گیا تھا۔ پیچھے روما نے ہنکارا بھرا اور سامان سارا کمرے میں جگہ پہ رکھ دیا۔ عائشہ کو مایوں بٹھا دیا گیا تھا۔ کمرہ گیندے کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ پیلا جوڑا پہنے اپٹن میں لت پت انوش کے ساتھ وہ تصویروں میں مگن، خود بھی ایک گیندے کا پیلا پھول ہی لگ رہی تھی۔ یہ ارگن کیوں کال کر رہے ہیں؟ دہنے ہاتھ میں فون پکڑے عائشہ چونک کے بولی۔ انوش نے اپنا تصویر کے لیے بلند کیا ہاتھ نیچے کیا تھا۔ پاگل لڑکی، کال اٹھاؤ نا، ان کو بات کرنی ہوگی۔ یقیناً، آخر اب تو نکاح ہونے کو ہے، پھر مسز ارگن بن جاؤ گی۔ انوش نے اس پہ دباؤ ڈالا تو عائشہ نے منہ بگاڑ کے کال ریسیو کر لی۔ السلام علیکم۔ مقابل کا دھیما لہجہ عائشہ کو کنفیوز کرنے لگا۔
वालेकुम सलाम। क्यों कॉल की है आपने? अच्छा सवाल है। सोचा थोड़ी गुफ्तगू कर लूं, शादी से पहले कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अरगन के अंदाज में दिल नशीनी थी। आयशे ने आंखें घुमाई। बराबर में बैठी अनोश आयशे से चिपक के मुसहरी से टांगे लटकाए लेटी फूलों की महक खुद उतार रही थी। तो आपको अब अंडरस्टैंडिंग याद आ रही है? आयशे के मुंह से बेसाख्ता निकला, जो बोल के पछताई थी। तो आप पहले से मुंतजिर थी? मुझे पता होता तो पहले ही कॉल कर लेता। वो शायद सिगरेट पी रहा था। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं फोन रखती हूँ, अम्मी आ गई हैं, आयशे ने कहकर फौरन लाइन काट दी और लंबी सांस ली। अनोश उठ बैठी और उसे घूरा। बात तो कर लेती ढंग से, अगले का भी पता चले कैसा है। अच्छा, मुझे रूमा पे बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरी शादी के वक्त ही चली गई है। थोड़ा इंतजार कर लेती, वैसे तो बहुत खुश हो रही थी मेरी शादी को लेकर। आयशे का मूड उसकी याद सताने पे खासा बिगड़ा था। मजबूरी थी, वरना रूमा की गैर हाजिरी में शादी करना उसे खुद अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर को वो बेस्ट फ्रेंड थी। मजबूरी भी किसी बला का नाम है। तुम्हारी मुलाकात की सेटिंग करवाऊं? अनोश ने सरसरी सा पूछा। किससे? आयशे का ध्यान मोबाइल में लगा था। अरगन भाई से। अनोश आंखों में चमक लिए बोली। आयशे ने तप के उसे देखा तो अनोश की हंसी छूट। अच्छा सॉरी, मजाक कर रही हूँ। तुम्हारी शादी हो जाएगी, मुझे लग रहा है रूमा की खाला का भी कोई बेटा होगा, तो समझ जाओ अब बच्ची एक कंवारी, मैं जो पढ़ पढ़ के किताबों को प्यारी हो जाऊंगी। तुम्हारे गम थोड़े वैलिड हों तो हम कुछ करें भी, आयशे ने जताया। और अनोश हमेशा की तरह आंखें घुमाती कुछ खाने के लिए कमरे से बाहर निकल गई। उसी के पीछे आयशे की कजन्स ने कमरे में डेरा डाल लिया था। मॉडल यल्दीज के एयरपोर्ट पहुंचने की खबर पक्की थी। मुराद ने सारी सिक्योरिटी अलर्ट करवा दी थी। 2 दिन में जुल्फकार जाके केस की समाअत थी और वो सबूत अदालत में पेश करके करप्शन साबित कर देता। मिस, स्टॉप हेयर। सिक्योरिटी एहलकार ने यल्दीज का रास्ता रोका था, जो आंखों पे चश्मा लगाए, सफेद शर्ट और ब्लैक लेदर की पैंट में मलबूस, हाथ में एक सूटकेस थामे सीधे सीधे चले जा रही थी। सिक्योरिटी के रोकने पे उसे मजबूरन रुकना पड़ा। बैग चेकिंग हो गई, पीछे हुई तो है अभी, यल्दीज ने वजाहत की। माथे पे पसीना आने लगा। मैम, ऑर्डर मिला है हमें, प्लीज कोऑपरेट विद अस। साथ में लेडीज एहलकार भी थी, जिसने एक जिस्त में आगे बढ़ के उसका बैग खोला था। यल्दीज ने होंठ तर करते हुए उनके चेहरों का जायजा लिया। फाइन, आप जा सकती हैं। खातून ने अच्छे से तलाशी ली थी उसके सामान की और उसकी भी। जब कुछ ना मिला तो उसे जाने दिया। यल्दीज मुस्कुराहट उछालते हुए आंखों पे चश्मा वापस लगाए आगे बढ़ गई। डैम इट, ऐसे कैसे हो सकता है? हमारी खबर बिल्कुल पक्की थी। मुराद गुस्से में टेबल पे हाथ मारता हुआ धारा। एयरपोर्ट का ही कोई कमरा था जहां सारी सिक्योरिटी और पुलिस फोर्स थी, जो मुराद के अंडर काम कर रही थी। सर, यकीनन जुल्फकार जा को खबर का पता चल गया होगा, जब ही उसने सूटकेस बदल दिए, या फिर उसने हमें बेवकूफ बनाया है। उसने मनी लॉन्ड्रिंग करवाई ही नहीं होगी। उसे पता होगा आज एयरपोर्ट पे क्या होने वाला है। खुर्शीद कड़ियां मिलाते हुए बोला। मुराद ने घूर के उसे देखा। खबर लीक कैसे होगी? पता करो कौन ऐसा है जो यहाँ की खबरें वहां पहुंचा रहा है। मुराद ने जबरे भींचे कहा। तमाम अफराद उसका गुस्सा सह रहे थे। वो गुस्सा होता भी क्यों ना, इतना अहम केस उसके हाथ में था। 2 दिन में कोर्ट को सबूत देने थे और अब सब हाथ से निकल गया। वो जले पैर की बिल्ली बना इधर उधर फिरता रहा। ये काम वाकई इतना आसान नहीं था जितना मुराद को लगा था। वो अंदर ही जल रहा था। जुल्फकार जा का चेहरा, हर सूरत वो दुनिया के सामने लाना चाहता था, सबूत समेत। साईं, वो ऑफिसर गुस्से से पागल हो रहा है, ड्राइविंग करते हुए शम्स ने कहका छोड़ते हुए बताया। अभी का बच्चा है, जिम्मेदारी का जोश चढ़ा है, कुछ सालों में हमारे ही अंडर काम करेगा। जुल्फकार जा हंसते हुए बोले, निगाहें सड़क पे जमी थी। साईं, वो कुछ अजीब सा है, अलग जुनून है, उसमें थोड़ा मशकूक लगता है और बहुत पुरराज। शम्स ने अपने खदशात जाहिर किए। देखते हैं इसमें कितना जुनून है। फिलहाल तो केस हम जीत गए, यही समझो। अब शिनवारी से मिल लिया जाए। जुल्फकार की बात पे शम्स ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी थी। एहतशाम शिनवारी अपने दोस्त मियां हसन के हमरा फैक्ट्री में ही थे। मियां हसन उनके हर मसले से वाकिफ थे। दोनों के दरमियान काफी गहरी और पुरानी दोस्ती कायम थी।
50 लाख तक की तो वो भी मदद कर रहे थे। फैक्ट्री को बेच दूंगा तो आगे क्या होगा, और फैक्ट्री की कीमत गिर गई है, इसको बेचने में भी वक्त लगेगा, कोई खरीदने पे राजी ही नहीं। बाकी अपार्टमेंट बेच दिया तब भी इतने पैसे बन नहीं पा रहे, और फिर रूमा को लेकर जाऊंगा कहाँ। एहतशाम शिनवारी ने सारी हालत पशेमानी से बताते हुए कहा, तुम परेशान मत हो, मेरा घर तुम्हारे लिए हर वक्त खुला है। तुम्हारे पास जो कुछ सेविंग्स हैं और ये 50 पहले इतना अदा कर दो ताकि जुल्फकार जा को तसल्ली हो जाए। मियाँ हसन की बात पे उन्होंने सर को थोड़ी जुम्बश दी थी। ये कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं थी, पर जितनी थी और जितना शिनवारी साहिब ने कमाया था वो 2 बाप बेटी के लिए बहुत था। बेटी को उन्होंने किसी चीज की कमी होने नहीं दी थी। और जब हालात तंग होने लगे तब भी रुमाइजा को किसी चीज की भनक नहीं पड़ने दी थी। उसके जिंदगी के रहन सहन में कोई फर्क नहीं आया था, और अब फैक्ट्री चल तो रही थी पर कुछ पैसे कुछ पीछे मुनाफा नहीं हो रहा था। 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म हो चुका था जो उन्होंने कर्जे के वक्त लिया था। कुछ अरसा फैक्ट्री बनने और कारोबार के जमने में लगा, फिर इस दौरान शिनवारी साहिब ने कर्जा अदा नहीं किया। थोड़ी थोड़ी रकम जो वो जमा कर रहे थे एक साथ अदा कर देंगे, वो सब वापस कारोबार में ही लग गई थी। और अब देखते देखते 10 साल की मुद्दत खत्म हो गई थी। वो वहीं 10 साल पीछे थे। बस तब कर्जे जैसा बोझ नहीं था, सिर्फ आगे बढ़ने की उमंग थी। कर्ज वो बोझ है जो अल्लाह भी माफ नहीं करता, तो वो कैसे मजीद पाल सकते थे। वापस हालात बिगड़ गए और इस हद तक खराब हुए कि बेटी तक की वो हिफाजत नहीं कर सके। सर, जुल्फकार जा आए हैं, किसी वर्कर ने इतला दी थी, और पीछे ही जुल्फकार और शम्स नजर आए। एहतशाम शिनवारी फौरन खड़े हुए, उन्हें बैठने का कहा। कितने पुरसुकून हो तुम, मेरे बेटे को मेरे ही खिलाफ करके तुम्हें लगता है कि जीत तुम्हारी हुई है, तो याद रखना तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास नहीं है, और मेहरान भी उसकी हिफाजत तब तक हिफाजत कर सकता है जब तक उसका बाप खामोश है। वो सीना चौड़ा किए खड़े, नहायत गजब के तेवर लिए, राउनत से बिना किसी लिहाज के बोले। शिनवारी साहिब ने सब्र का घूंट पिया। महज गलत फहमी की बिना पर आप मेरी बेटी को दरमियान में मत लाइए। आपका कर्ज उतारने को मैं राजी हूँ और जल्द अज जल्द पैसे लौटा दूंगा। माहौल की संगीनी भांपते हुए एहतशाम शिनवारी ने नरम लहजा अपनाया हुआ था। पैसे तो तुम लौटा दोगे, साथ साथ मेहरान को मेरे खिलाफ खड़ा करने का खुमियाजा भी भुगतोगे। खुले लफ्जों में धमकाते हुए आंखों में चश्मा लगाकर जुल्फकार जा वहां से निकल गए, जैसे सिर्फ एहतशाम शिनवारी को वो अपनी झलक दिखाने ही आए थे। एहतशाम साहिब ने मुठ्ठियां भींच के मियाँ हसन को देखा था। हसन ने पलकें झपका के उन्हें हौसला दिया। जबड़े भींचते हुए वो शम्स की तरफ बढ़े। उन्होंने शम्स को अगले दिन तक 1.5 करोड़ लौटाने की खबर दी थी ताकि कुछ जोर कम हो। शम्स मुतकब्बर सा एहतशाम साहिब का शाने पे हाथ रखते हुए धीमे से हंसा और जुल्फकार जाके पीछे ही पलट गया, और एहतशाम साहिब मार थार गिरते हुए कुर्सी खींच के बैठकर सोच विचार में लग गए। रुमाइजा कमरे में बंद पेंटिंग में खुद को मसरूफ कर चुकी थी। उसका शौक ज़हनी सुकून का जरिया बन रहा था। खुद में गुनगुनाती वो शायद किसी इंसानी शक्ल के नक्शे में रंग भर रही थी। सुबह मेहरान की मीटिंग्स और दौरे वगैरह तय थे। अजीज से बात करता वो कमरे से बाहर निकला। रुमाइजा का जब कमरे में जी मतलाने लगा तो वो बाहर निकल आई। फार्म हाउस के बैरूनी दाखिली दरवाजे के साथ छोटी राहदारी के बाद बड़ा सा हॉल था जो लाउंज में तब्दील था, जिसके थोड़ा अंदर की तरफ डाइनिंग एरिया कायम था और वहीं थोड़े फासले पे किचन। लाउंज की एक जानिब सीढ़ियां ऊपर की तरफ जाती थी जहां अलग कॉटेज लुक पे पोर्शन बना था, और उसके साथ नीचे 2 से 3 कुशादा लग्जरी कमरे मौजूद थे। एन दरवाजे के साथ लगी कांच की बड़ी दरवाजा नुमा दीवार खिड़कियों के संग थी, जिन पे धारीदार पर्दे एक तरफ पड़े थे। मेहरान को हॉल के दरवाजे के करीब से गुजरता देखकर रुमा फौरन वहां पहुंची। वो सफेद कुर्ता शलवार पहने चौड़े शानों पे भूरे रंग की गरम शाल लटकाए हुए था, बल्कि हल्की दाढ़ी दरख्शां चेहरा। सुनो किडनैपर, रुमाइजा की पुकार पे मेहरान के कदम ठहरे। हाल में सवाए फानूस के सारी बत्तियां बंद थी। उसी की रोशनी उस अहाते को मलगजा रोशन किए हुए थी, और बाकी दरवाजों के करीब चांद की गिरती रोशनी। तुम जा रहे हो? लहजे में तशवीश वाजिया थी। मेहरान मुबहम सा हंसा। फोन रखो अजीज, मैं आके बात करता हूँ।
फोन कान से हटाकर उसने रुमाइजा पे मुकम्मल निगाह डाली जो जवाब के इंतजार में खड़ी थी। गैर जरूरी शानों और चेहरे के गिर्द बिखरे बाल, शानों पे फैला जर्दी रंग का दुपट्टा और नीम सूजी हुई आंखों में लापरवाही थी। हाँ, रोकने आई हो? लहजे पे शौकपन तो नहीं, पर सरसरी सा पुर इसरारियत जरूर थी। हमेशा की तरह वो घर बर आई। नहीं, बिल्कुल नहीं। वापस कब आओगे? रुमाइजा के इतने सवालों पे मेहरान मुतहैयर से उसको देखता रहा, जो सुकून से सामने खड़ी सवाल पे सवाल कर रही थी। क्यों? इंतजार करोगी मेरा? माथे पे बल नुमाया हुए। नहीं, सुकून के दिन गिनूंगी। जब से तुम जिंदगी में आए हो कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। बिना लिहाज किए वो झट बोली थी। लिहाज मेहरान के लिए तो रखना आता ही नहीं था। हाँ, उसके दिन का एक हिस्सा मेहरान को कोसने में भी निकल जाता था। वो सब हकीकत जान चुकी थी, फिर भी गुस्सा था उस पे, बहुत गुस्सा। मेहरान को भी यकीन था वो उल्टा जवाब ही देगी। बातें मारने में वो माहिर थी, अंदाजा हो गया था। बिल्कुल, जब से तुम जिंदगी में आई हो मेरे भी मसले दुगने हो गए हैं। वो कौन सा काम था? जवाब सुन के रुमाइजा का मुंह खुला। मेहरान हल्का सा उसकी तरफ झुका, पीछे हुआ। तुम खुद आए थे यूनी, मैं तो वहां पढ़ती थी। और प्रिंसिपल के ऑफिस में भी यकीनन तुमने ही बुलाया होगा। उसे फौरन आग लगी थी और गर्म कोयलों पे जलते हुए बोली, अच्छी खुशफहमी में रह रही हो। मैं दूर करना चाहता भी नहीं। दरवाजे से बाहर लॉन का मंजर आंखों में समोते हुए मेहरान ने सादगी से कहा। अलबत्ता रुमाइजा की नजरें उसी पे जमी थी, उसे समझ ही नहीं पा रही थी। मैं जा रहा हूँ, जल्द ही चक्कर लगाऊंगा, ख्याल रखना अपना। मेहरान ने सर वापस उसकी तरफ फेरा। उसकी आंखों में मोहब्बत, ख्याल, इज्जत के अलग ही रंग थे। रुमा खामोशी से सुनती गई। जब वो जाने लगा तो फिर उसे रोका। मैं बाहर लॉन में जा सकती हूँ? अंदर रह रह कर बेजार हो गई हूँ, वो पूछ रही थी, पर हुक्म ज्यादा चला रही थी। मेहरान ने गहरी सांस भरी, हाथ में बंधी घड़ी में वक्त देखा और सर हिलाया। सिर्फ शाम में, ताहुक्म से कहकर नजर भर रुमाइजा को देखकर मेहरान निकल गया था। अगर थोड़ी देर और ठहरता तो जाना मुश्किल हो जाता। वो दिल पे किस तरह पहरे बिठा चुका था, ये रुमाइजा शिनवारी को इल्म भी नहीं था। कोई था जो उसकी मोहब्बत में खुद को झुलसा रहा था, सिर्फ उसको वक्त देने के लिए। गाड़ी में बैठते हुए रुमाइजा का बोला लफ्ज किडनैपर याद करके वो मुस्कुराया जरूर था। इधर रुमाइजा को थोड़ी खुशी मिली थी बाहर लॉन में जाने की। फिलहाल तो रात का वक्त था, अब अगले दिन ही वो लॉन का चक्कर लगा सकती थी, तो वापस कमरे में चली आई। किसी एनजीओ की इफ्तिताही तकरीब थी जिसमें कई सियासतदान शरीक थे और मेहरान उनमें से एक था। मेहरान को अकेला सोफे पे बैठा देखा तो अजमल खान ने अपने कदमों का रुख उसी जानिब किया और मामूली सलाम दुआ के बाद उसी के साथ बैठ गए। नजदीक ही लोगों की चहल पहल जारी थी। बहुत मुबारक हो, मुबारकबाद वसूल करते हुए मेहरान ने सर हिलाया। बहुत शुक्रिया। तमकनत सी मुस्कुराहट होंठों को छूती गुजरी। अजमल खान जरा खुल के बैठे और वास्कट का दरमियाना बटन खोला। मुझे अंदाजा था जुल्फकार तुम्हें जरूर सियासत में लाएगा। उम्मीद करूंगा हमारे ताल्लुकात बेहतर रहे। दीगर मेहमानों पे उन्होंने नजर डाली। मेहरान होंठों के कोने पे तबस्सुम रोके सुनता रहा। मेरे ताल्लुकात हर उस शख्स के साथ अच्छे रहेंगे जो अपने फराइज में खोट नहीं करेगा। वो गहरी बात कर गया था। अजमल खान रस्मी मुस्कुराया। बिल्कुल, ये सियासत एक ऐसी फिल्म है जहां डेरों किरदार हैं और हमारे साथ मुखलिस कौन है खबर नहीं होती। बाज औकात हमारे करीबी ही हमारी डोर काट रहे होते हैं और हम उसका पत्ता नहीं चलता, हम बेखबर रह जाते हैं। अजमल खान की तलख मुखलसाना बात पे उसने लब मिलाए। मैं जुल्फकार को अरसे से जानता हूँ, तुम उसके बेटे हो, फिर भी उसके बदलते रवैये से आगाह करना चाहूंगा। वो तब तक साथ रहता है जब तक आप उसके पुश्त कदम रखें, और उसके बाद खान ने जुमला अधूरा छोड़ के मेहरान के तासुरात भांपे थे। उसके बाद क्या? पास गुजरते बेड़े को इशारे से रोक के करीब बुलाया था और उसके दाएं हथेली पे जमी ट्रे से कोई मशरूब का गिलास उठा के मेहरान ने लबों से लगा भूमे सुकेरी इस्तफसार किया। मैंने सुना है तुम्हारे और उसके दरमियान किसी मामले में इख्तलाफ चल रहा है। एक गिलास उन्होंने भी उठाया था। मेहरान सुकून से गिलास की नोक पे अंगूठा फेरता रहा।
और गहरी सांस भरी। कुछ खास नहीं, छोटे मोटे इख्तलाफात हो जाते हैं। उसने बात टाली नहीं, पर पर्दा गोशी ही की थी। अजमल खान हंस दिया। छोटे मोटे ही बड़े इख्तलाफात बनते हैं और जुल्फकार को मेरे ख्याल से ये पसंद नहीं। वो फौरन खात्मा कर देता है। वो शख्स तंज कर रहा था या मेरान से मुखलिस था, जो जुल्फकार के हर पहलू का जिक्र छेड़ देता। मेरान को ये बात पसंद नहीं आई थी। उसने कान की लो मसली और नरम तासुर देते हुए ही सीधा हुआ। खान साहिब, आप फिक्र न करें। खुशी हुई अपने लिए फिक्रमंदी देखकर, पर ऐसा है, वो बाप हैं। मैं कहीं गलत हो जाऊं तो आराम से समझा देते हैं। गैरों जैसा रवैया हमारे दरमियान नहीं। वो साफ गोई से बोला। उसने किसी को हक नहीं दिया था उसके बाप के खिलाफ बैठ के बोलता जाए और वो चुप करके सुने। वो काफी नाराज था। जुल्फकार जास पर उनकी इज्जत में कमी कैसे कर सकता था? सिर्फ एक वाकये की वजह से उनके पीछे के तमाम एहसानात भूल जाता? एहसान तो नहीं, पर मेरान पहले जो था बाप की दौलत था, और अब जो मेरान जा था वो उसने खुद मेहनत करके अपना नाम बनाया था। दुनिया अब जानती थी मेरान जुल्फकार जा से कितना मुख्तलिफ है। ये अच्छी बात है। वजीर आला साहिब को मेरा सलाम कहना। मैं चलता हूँ। वास्कोट के बटन बंद करते हुए वो खड़े हो गए। मीरान ने उनको अलविदा कहा। उनके रवैये से काफी हैरान हुआ था। जाते जाते भी मुसाफा और गले मिलकर गए थे। क्या मेरान को अपना कंपटीटर समझ के ये सब किया गया था? क्योंकि उन्हें मामला तो सियासतदान वाले ही थे। कब क्या गोलाबारी कर दें, खबर नहीं। खैर, वो ज्यादा इस बारे में सोच के खुद को थकाने वालों में से नहीं था। कुछ खास बात होती तो चंद दिन में खुद ही सामने खुल जानी थी। पूरा घर कमकमे जलने से रोशन था। घर में अलग अफरा तफरी मची थी। गली में ही निकाह की तकरीब का इंतजाम किया गया था। चंद मेहमान थे, जिनमें कुछ रिश्तेदार और अहले मोहल्ला शामिल था। रुखसती चूंकि साथ ही थी तो आयशे को पार्लर से तैयार करवाया गया था। अनोश पल पल उसके साथ थी। दोनों ही रूमा की कमी महसूस कर रही थी। आज सुबह से ही आयशे का दिल घबरा रहा था और अनम बेगम उसे मुसलसल समझा रही थी। थोड़ी ही देर में मेहमान खसूसी लड़के वाले भी आ गए। अनोश अंदर वीडियो बना के लाई थी और अब बाहर का सारा मंजर आयशे की नजरों के सामने था। हाफ वाइट शेरवानी में मलबूस अरगन तैयार होकर मजीद अपनी जानिब तवज्जो खींच रहा था। आयशा ने वीडियो बंद कर दी। अन्नम बेगम के साथ अरगन की वालदा दाखिल हुई, जिन्होंने लाल नेट का दुपट्टा आयशा के सर पे डाला और मेहंदी से रंगे हाथ दिखे। हाथों की पुश्त पे अरगन की दुल्हन जैल था। बलोची स्टाइल सुर्खी फराक में आयशे बहुत प्यारी लग रही थी। पार्लर वाली ने गहरे रंग की लिपस्टिक लगाकर आयशे का दिल खुश कर दिया था। हाँ, उसे लिपस्टिक के गहरे रंग बेहद पसंद थे। हल्के गुलाबी काल नाक में बारीक नाजुक सी नथ और बीच की मांग से गुजरती बिंदिया और साइड झूमर। अनोश, जल्दी से तस्वीर लो यार। अनोश बेगम, अन्नम बेगम और अरगन की वालदा के कमरे से निकलते ही लाल दुपट्टे को सर से उठा के आयशे ने अनोश को कहा, जो मोबाइल में घुसी हुई थी। उसकी आवाज पे सर उठाया और चिढ़ के उसे देखा, जो गोल्डन रंग की फैंसी कुर्ती में दिलकश लग रही थी। आयश, मैं थक गई हूँ। 150 तस्वीरें हो गई सिर्फ अभी अभी, अनोश ने जताया था। आयशे का मुंह बिगड़ा। दुल्हन की सारी बातें मानी जाती हैं। शराफत से इस लाल दुपट्टे के साथ भी तस्वीर लो। वो हुक्म देते हुए सर पे दुपट्टा सेट कर चुकी थी। अनोश नाक के नथने फैला के अपना बेल बॉटम पजामा संभालती उसकी मुसहरी के सामने आ गई और धड़ धड़ तस्वीरें खींच डाली। थोड़ी ही देर में निकाह का शोर उठा। आयशे को सहन में लाकर सोफों पे बैठा दिया गया था। अनोश उसके बाएं जाने पीछे खड़ी थी और मोइन साहिब और अन्नम बेगम आयशे के साथ थे। काजी साहिब ने सबकी मौजूदगी में निकाह पढ़ाना शुरू किया। लॉकअप में किसी मुजरिम से तफ्तीश करके मुराद बाहर निकला था और खुर्शीद को कुछ इन्फॉर्मेशन देने लगा। सर, लड़कियां स्मगल करने वाले रफीक का पता चल गया है। जूनियर इंस्पेक्टर ने आके उसे खुशी खुशी इतला दी थी। मुराद, जो कमर पे हाथ जमाए खुर्शीद से गुफ्तगू में महव था, उसकी आंखों में अनोखी सी चमक उमड़ आई। कहाँ है वो? सर पे कैप पहनते हुए मुराद ने बाजुओं को घुमा के हरकत दी थी। वही किसी लड़की की जिंदगी बर्बाद करने का पहुंचा हुआ। सुना है शादी कर रहा है। इस वक्त वो जहाँ है उसकी खबर खबरी ने दे दी है।
इंस्पेक्टर ने मजीद बताया तो मुराद ने सांस भरी। खुर्शीद, जीप तैयार करो, आज किसी सूरत ये खबीस बचेगा नहीं। इंस्पेक्टर को साथ लेकर वो थाने से बाहर निकल गया। मौलवी साहिब ने निकाह के बोल पढ़ना शुरू किए थे कि अजीब सा शोर उठा। मोइन भाई, बाहर पुलिस आई है। पड़ोसी ने चढ़ती सांस को थामे कहा। आयशे के वालिद तशवीश के आलम में जगह से खड़े हुए। माहौल में सरगोशियां शुरू हो गई थी। जब बाहर शोर उठा तो मोइन बलोच घर के दरवाजे से बाहर निकले, क्योंकि बाकी मेहमान तो बाहर ही एहतमाम की गई मेज कुर्सियों पे मौजूद थे। मोइन साहिब के पीछे बाकी लोग भी गली में पहुंचे। बाहर का मंजर ही गोया उलट चुका था। कनात का पर्दा उठाते हुए एएसपी और मजीद हवालदार दाखिल हुए थे। गली की पिछली जानिब भी पुलिस की जीप ने रास्ता बंद कर दिया था। स्टेज पे बैठा अर्गन भी घरबरा के उठ खड़ा हुआ। जूनियर इंस्पेक्टर ने फौरन ही दरमियान का फासला तय किया और अर्गन के हाथों में हथकड़ी डाली थी। इंस्पेक्टर साहिब, आप ये क्या कर रहे हैं? हमारे दामाद को छोड़िए। इंस्पेक्टर साहिब, आप ये क्या कर रहे हैं? हमारे दामाद को छोड़िए। मोइन साहिब स्टेज की तरफ होंकों की हालत में भरे। मुराद कहके से हंसा। अंदर बैठी आयशे का दिल जो सुबह से घबरा रहा था, इससे मजीद बैठा ना गया। खुद भी घर के ऐन दरवाजे की चौखट पे आई और पुलिस को देखकर उसी सहमी हुई सांप सूंघ गया था। अनोश ने उसे थामा। बलोचन, होश करो। इंस्पेक्टर, ये क्या बदतमीजी है? हाथ खोले मेरे। अर्गन ने घबराहट को पसे पुश्त डाला और इंस्पेक्टर से मुखातिब हुआ। सर, इसकी मरम्मत आप ही करें। इंस्पेक्टर ने नीचे खड़े मुराद को मुखातिब किया, जो लोगों के दरमियान से गुजरता हुआ स्टेज पे चढ़ा था। मोइन साहिब ने उसे काफी गौर से देखा, जैसे किसी चीज की तस्दीक कर रहे हों। अंकल जी, आपका दामाद एक बहुत बड़ा मुजरिम है। लाहौर से लड़कियों की स्मगलिंग करने में इसका सबसे बड़ा हाथ है। क्यों भाई रफीक, बोलना पसंद करोगे या हम ही पोल पट्टियां खोलें? मुराद ने जबरे भींचे हुए उसके गर्दन दबोची थी। अर्गन के घर वालों ने फरार होने की कोशिश की तो बाकी हवालदार रास्ते में हायल हो गए। बलोची फैमिली पे तो हैरानी का आलम था और मोहल्ले वाले भी हक्का बक्का उसे एक दूसरे को तकने लगे। अनोश का भी सर घूमा। उसने आयशे को देखा जो बेयकीनी के आलम में खड़ी थी। उसका निकाह था और अब ये एएसपी क्या बातें कर रहा था। अन्नम बेगम साकत नजरों से अर्गन को देखने लगी। कौन था वो? अर्गन या रफीक या कोई और बहरूपिया? बहरूपिया है ये। अपनी भली शक्ल का फायदा उठाकर कई शरीफ लोगों को बेवकूफ बनाकर कई निकाह कर चुका है। इसके बाद लड़की की जिंदगी बर्बाद। निकाह वैसे हुआ कि नहीं? अर्गन के घर वालों ने फरार होने की कोशिश की तो बाकी हवालदार रास्ते में हायल हो गए। बलोच फैमिली पे तो हैरानी का आलम था और मोहल्ले वाले भी हक्का बक्का से एक दूसरे को तकने लगे। अनोश का भी सर घुमा। उसने आयशे को देखा जो बेयकीनी के आलम में खड़ी थी। उसका निकाह था और अब ये एएसपी क्या बातें कर रहा था। अन्नम बेगम साकत नजरों से अर्गन को देखने लगी। कौन था वो अर्गन? या रफीक या कोई बहरूपिया? बहरूपिया है ये। अपनी भली शक्ल फायदा उठाकर कई शरीफ लोगों को बेवकूफ बनाकर कई निकाह कर चुका है। इसके बाद लड़की की जिंदगी बर्बाद। निकाह वैसे हुआ कि नहीं? मुराद ने गजब से इस झूठे अर्गन को स्टेज से धकेला था, जो लड़खड़ा के नीचे गिरा। नजरें घूमती हुई कोने के मकान के दरवाजे की चौखट पे खड़ी लड़की पे ठहरी, जो लाल अरूसी लिबास में आंखों में हैरत लिए उसे ही देख रही थी। मुराद की नजरों में नरम तासुर झलका। उसने नजरें घुमाकर मोइन साहिब पे डाली। निकाह होने लगा था और आप लोग आ गए। मेरे सब समझ से बाहर है। ये लोग काफी शरीफ हैं। क्या आप श्योर हैं? यकीन करना भी तो मुश्किल था। वो अपनी बेटी सौंप रहे थे, जिसको अब हथकड़ी लगी थी। साहिब जी, पुलिस ऐसे ही किसी को गिरफ्तार करने नहीं पहुंच जाती। काफी अरसे से हम इसको तलाश कर रहे थे। ये आप अपनी बेटी की खुशनसीबी समझिए जो इस दरिंदे से जान बच गई। वो स्टेज से उतरता हुआ बोला। जाजिब शख्सियत पे हर एक की नजरें जमी थी। पुलिस वाले इतने खुद शक्ल और हैंडसम भी भला होते हैं, मोहल्ले के अराकी ने पहली बार ही शायद देखा था। आयशे, ये तो वही एएसपी है और ये उल्लू का पट्टा रफीक। इस मक्कार को मैं छोड़ूंगी नहीं। कैसे लड़कियों की ये जिंदगी बर्बाद कर सकता है? काश रूमा यहाँ होती, उसे तो दाव पेच मारने भी आते हैं। इस अर्गन रोगन का हलवा बना देते हम। अनोश बेकाबू हो चुकी थी। आयशे ने उसका बाजू दबोचा और उसे रोका।
पागल हो गई हो क्या? पुलिस वाले अब खुद निमट लेंगे। मैं तो शुक्राने के नफल अदा करूं। बाल बाल बच गई इस अजाब से। अल्लाह माफी। बेयकीनी की कैफियत में आयशे फड़कते लबों से बुरबुरा रही थी। झूठे फरेबियो, शर्म नहीं आती तुम लोगों को? अनम बेगम अर्गन की झोटी माँ पे भर्स पड़ी थी। ये उसी के गैंग के लोग थे जो साफ सुथरे हुलिये और पूरी प्लानिंग के साथ सामने वाले को शीशे में उतारते थे। अनम बेगम गुस्से में इस औरत को मारना शुरू किया तो मोहल्ले की औरतों ने उनको संभाला और मोइन साहिब के कहने पे उनको घर में ले गई। मुराद ने अर्गन के हवाले से उन्हें आगाह किया। हवालदार ने मुजरिमों को हथकड़ी लगाई और उनको बाहर ले जाके जीप में डाला। रफ्ता रफ्ता पुलिस के आने से जो गहमा गहमी मची थी छटती चली गई। जो लोग तकरीब में मद्दू थे भी नहीं पुलिस को देखकर वहां पहुंच चुके थे और अब तरह तरह की बातें बना रहे थे। मोइन साहिब खुद को संभालते हुए अंदर चले गए। पुलिस की वैन जा चुकी थी पर मुराद खुर्शीद के साथ बलोच मंजिल में दाखिल हुआ। सेहन में बिछे सोफों पे उस लड़की के माँ बाप सर थामे बैठे थे। चंद रिश्तेदार जो उनको संभाल रहे थे। मुराद ने सांस खारिज की और मोइन साहिब के बराबर में बैठा। वो उन्हें पहचान चुका था। एक दो बार उन्हें दोनों थाने में उसकी उनसे मुलाकात हुई थी। उसके पास बैठने से मोइन साहिब को भी वो याद आ गया था। वो शुक्रिया अदा करना नहीं भूले थे। दमीर साहिब, बहुत शुक्रिया। अगर आप वक्त पे ना पहुंचते तो ना जाने मेरी बेटी के साथ क्या होता। ऐसा सोचकर ही तकलीफ के मारे दोनों मियाँ बीवी के रोंगटे खड़े हो रहे थे। आयशे इकलौती ही बेटी थी दोनों की, कुल कायनात। मुराद ने उनकी झुकी कमर थपकी। अनोश खिड़की से बाहर झांक रही थी। मंजर कितना बदल गया था। चंद लम्हों पहले आयशे की शादी के शादियाने बज रहे थे और अब मातम बिछ गया था। उसे अपनी दोस्त का इस तरह दूर जाने का ख्याल ही तरपा चुका था। वो बेसाख्ता पलट के आयशे के गले लगी। आयशे, शुक्र तुम बच गई। अनोश ने जब उसका गाल चूमा तो आयशा ने मुस्कुरा के उसे पीछे किया। अनोश की नम आंखें देखकर वो उसे उसकी हरकत पे बातें सुनाने का इरादा तर्क करती वापस उसे गले लगा चुकी थी। तुम्हारी जान मैंने जिंदगी भर नहीं छोड़नी। खुद में भींचे वो नखरे से बोली। अनोश हंस दी। दोस्ती की रूह भी मुस्कुरा उठी थी। वो दोनों खुद को नॉर्मल कर चुकी थी। रिश्ता ही था खत्म हो गया, बल्कि जान बची थी। आयशे के लिए उससे बड़ी बात और क्या होनी थी। अफसोस आयशे को जरूर हो रहा था पर शुक्र भी मना रही थी। उसने अर्गन से कोई दिली ताल्लुक कायम नहीं किया था और ये सारी सख्ती रूमा की वजह से थी। वरना अनोश ने तो पहले ही मोहब्बत करवा के दम लेना था और दिल में रफीक उर्फ अर्गन को लान तान करके मसहरी पे बैठ गई। कितने अरसे बाद भाई साहिब घर में खुशी के शादियाने बजे थे। सब खाक कर दिया इन फरेबियों ने। किसी रिश्तेदार के कहने पे अनम बेगम ने सर हिला दिया। मेरी बच्ची कितनी खुश थी। खुशियों को नजर लग गई। लोग अलग तरह की बातें बना रहे हैं। अब आगे उसका रिश्ता करना कितना मुश्किल होगा। रंजीदा हालत में अनम ने दुपट्टे के पल्लू से आंखों के किनारे आई नमी साफ की। मुराद की नजर भटक के खिड़की पे पड़ी। वही दो लड़कियां खड़ी थी। लम्हे के हजारवें हिस्से में उसने कुछ सोच के फैसला किया और बात के इजहार के लिए लफ्ज मुजतमा करके गला खनकार के बोल पड़ा। मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो अभी ये काम सर इंजाम दे दिया जाएगा। सेहन की खामोशी मुराद की रोबदार आवाज से टूटी। खुर्शीद ने चौंक के उसे देखा। अचानक उसका फैसला सबको हैरान कर गया था। अंदर कमरे में आयशे के कानों तक जूं ही उसकी आवाज पहुंची वो आंखें फाड़े नफी में सर हिलाते खिड़की से दूर हटती पीछे हुई। मोइन साहिब मुराद के अचानक फैसले पे भौंचाक चुके थे। फौरन ही कुछ समझने की हालत में वो वैसे ही नहीं थे। अनम बेगम ने मोइन साहिब को देखा क्योंकि हतमी फैसला उन्हीं के इख्तियार में था। उन्होंने गहरी सांस भरी। मुझे कोई एतराज नहीं पर आयशे की रजामंदी जानना लाजमी है। वालिद साहिब का फैसला भी अचानक था। वो मुराद को जानते थे और हालात के हिसाब से जो बेहतर लगा उसी की मुनासबत उन्होंने फैसला किया। मोइन साहिब के इशारे पे अनम बेगम आयशे के कमरे में उसका जवाब लेने पहुंची। अम्मी हरगिज नहीं। बाबा कैसे राजी हो गए? माँ को अंदर आता देखा तो दबी आवाज में सर हिलाती चीखी और मना कर गई। अजीब वहशत उस पे तारी थी। मसला क्या है? तुम्हारा इतना अच्छा रिश्ता है, क्यों इनकार कर रही हो? अनम साहिबा गुस्से में उसको डपटने लगी। आयशे ने आंखें मूंदी। अनोश को भी रिश्ता सही लगा था। उसे मुराद में ईमानदारी दिखी थी।
बस अम्मी, मैंने अब शादी नहीं करनी, जो मुंह में आया वो बोल गई। पहला तजर्बा बहुत बुरा साबित हुआ था और फौरन ही दूसरा झटका वो कबूल नहीं कर पा रही थी, या शायद कोई और वजह थी इनकार की। बातें देखो इसकी। बेटा, जो होना था हो गया। तुम्हारे बाबा ने पहले भी मुराद का जिक्र किया था, काफी अच्छा लड़का है। वो उसे प्यार से समझाने लगी। आयशे उसे अनोश को देखा, जैसे लड़का बोलना उसे भाया नहीं था। मर्द था वो, लड़का कहाँ से हो गया? अम्मी, मैं नहीं करना चाहती इससे शादी, तरस खाकर वो शादी का कह रहा है। नहीं लेना ऐसा किसी का एहसान। इसमें एहसान की क्या बात है? अंदाजा भी है रिश्ता खत्म होने पे लोग कितनी तरह तरह की बातें बना रहे हैं। उन्होंने आंखें दिखाई। बनाने दे, लोगों का काम है ये। बातें इनमें बननी चाहिए जिनकी जेल रुखसती हुई। हम तो शरीफ लोग हैं, हमारा क्या सुख कसूर? सब ठीक है, लेकिन शादी वैसे भी करनी ही थी ना। बस अम्मी, मैं नहीं चाहती, मना कर दें आप। तुम्हारे बाप की रजामंदी शामिल है और आगे तुम्हारे रिश्ते के लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं तुमको मालूम भी है। तुम बोझ नहीं हो हम पे, पर तुम्हारा बाप तुम्हारी फिक्र में खुद की जान हल्कान कर लेगा। वो ऐसे ही कई बातें उसको सुनाती गई। आशे खामोशी से सुनती रही। उसकी हिम्मत जवाब दे गई थी। ठीक है, जो मर्जी आप लोगों की वही करें। दिल करवा करके उसने माँ को देखते हुए कहा। अनम बेगम उसके सर पे हाथ रखकर बाहर जाके उसकी रजामंदी बता चुकी थी। अनोश ने खामोश से आयशे को देखा और उसका कंधा थपका। यहाँ आयशे ने खाली खुली नजरों से उसकी आंखों में देखा था। भारी फराक को संभालती वो वॉशरूम में घुस गई थी। बस उसकी यही हैसियत थी, जबरदस्ती फैसला औलाद पे थोप दिया। और फिर हुआ यूं कि अर्गन की जगह मुराद दमीर की वो शरीके हयात बन चुकी थी। आयशे बलोच से आयशे दमीर। कागजात पे दस्तखत करते हुए हाथ कांपने नहीं थे, जैसे ही दिल में भी सर्द मोहरी उतर गई हो। भारी दिल से उसने कलम वापस रखा और खुद पे जब्त करके बैठी रही। मुराद दमीर, क्या आयशे बलोच, वल्द मोइन बलोच, 2 लाख हक महर सिक्का राजुल वक्त अपने निकाह में कबूल है? कबूल है। तीसरी बार कहने के बाद मुराद ने भी निकाह के कागजात पे दस्तखत किए। निकाह की दुआ हुई। अनोश आयशे के पीछे ही उसके कंधे पे हाथ रखे उसे अपने होने का एहसास दिलाती रही थी, और अब दुआ के लिए हाथ उठाए, उसकी खुशियां सलामत रहें, यही उसकी दुआ थी। निकाह के बाद कमरे में जाके वो खूब फूट फूट के रोई। निकाह के दौरान तो मजाल है एक आंसू जो निकला हो, और अब उसने झील सी आंखों में दरिया बहा दिया था। आयशे, ऐसे तो मत करो। अनोश उसे छेड़ना चाहती थी, पर आयशे की कंडीशन को देखते हुए सारी शरारतें उसने भुला दी थी। मेरे नसीब में पुलिस वाला ही लिखा था, इंतहाई नकारत से उसने कहा। अब अनोश के चेहरे पे मुस्कुराहट उमड़ आई। अब मैं समझी बेटा सब कुछ, तुम पुलिस वालों से डरती हो। मैं जब भी बोलूं हमेशा तुमको सांप क्यों सूंघ जाता है। यूनी में भी जब पुलिस आई थी तुमने ऐसे ही रिएक्ट किया, उस दिन भी और आज चौखट पर भी। अनोश आंखें मटकाती उसके पोल खोलने लगी। ये राज तो आयशे अपने फरिश्तों से भी छुपा के रखती थी। ज्यादा सोच लिया तुमने। आंखें छोटी किए आयशे ने बात टालनी चाही। हर अनोश टालने वाली मखलूक नहीं थी। उसको अब आयशे की कमजोरी आखिरकार पता चल चुकी थी। वो जानती थी, तीसरी उसे आज पता चली। आयशे तप गई थी। उसे मालूम था अब अनोश उसका भरपूर दिमाग खाएगी, और रिकॉर्ड जो लगाएगी वो अलग कहानी। श्श्श, आयशे बलोच। ओ मिसेस दमीर पुलिस से डरती हैं? ओ माय गॉड। अनोश हंसती हुई उसके गले से टिंकी। उसका खून खोला चुकी थी। आयशे ने दांत पीस के उसे देखा। अनोश, मैं वैसे ही बहुत गुस्से में हूँ, ये ना हो तुम्हारा सर फाड़ दूं और कल अखबार में खबर चले एक नई नवेली दुल्हन ने अपनी दोस्त का सर खपाने पे सर ही फाड़ दिया, तो बेहतर है चुप हो जाओ। उसे दूर हटाती आयशे चूड़ियां उतारने लगी। तो क्या हो गया, तब भी तुम पुलिस वाले के पल्ले ही लगोगी तफ्तीश के लिए। सोच लो, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। निचला लब दांतों तले दबाए अनोश ने कहा। आयशे ने पलट अपनी दोस्त को देखा। क्या थी वो, कैसे बातें घुमा के आयशे को घुमा दिया करती थी। किस्मत ही खराब है मेरी। अचानक आयशे के अंदर सर्द मोहरी उतरी। गलत किस्मत बहुत अच्छी है, शुक्राने के नफल अदा करना और 2 सजदे एक्स्ट्रा करना एसपी से निकाह की खुशी में। उसकी बात पे आयशे के कानों से धुआं निकला। इससे पहले वो चूड़ियां ही उसको फेंक के मारने लगती, अनम बेगम ने रुखसती का शोछा छोड़ दिया था।
आयशा बिना बहस के राजी हो गई थी, क्योंकि अब वो बोझ नहीं पर एक टेंशन बन गई थी अपने घर वालों के लिए, और अपने माँ बाप में से किसी को खोना हरगिज नहीं चाहती थी। दिल में पत्थर रख के उसने अनोश के कहने पे जबरदस्ती चूड़ियां वापस पहन ली। अनोश ने पहले काजल को फाउंडेशन से कवर कर दिया था। आयशा खामोशी से उसकी कार्रवाई देखती रही। मोइन और अनम कमरे में आए। आयशा ने बेबसी से देखा। मोइन बलोच ने उसे कंधे से लगा के सर थपका। वो आंसू रोके सर टका के खड़ी रही। कमरे में अब भी फूलों की महक थी। दरमियान में बिछी मसहरी के करीब दोनों बाप बेटी खड़े थे। अनम बेगम भी छोटे कदम लेते उसके पास आई। बेटी इतनी बड़ी हो गई थी, आज रुखसती का दिन आ गया था। हमेशा वो आयशा को डांटती आई थी, आज तो डांटने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। उन्होंने प्यार से देखा। आयशा को माँ की आंख में आंसू पसंद नहीं आए थे। अम्मी, पहली बार इस तरह पेशकदमी करते वो खुल के उनसे गले लगी थी। अन्नम ने आराम से उसकी पीठ थपकी। बेटा खुश होना? बाप के पूछने पे आयशा ने सर हिला दिया। अनोश पीछे खड़ी मुस्कुरा दी। आप इन्हें जानते हैं ना? वो अब डर चुकी थी अर्गन वाले वाकये से। एक बार भूल गई है, अब ऐसे ही किसी को भी अपनी बेटी नहीं सौंप सकता। अच्छे से मुराद को जानता हूँ। काम के सिलसिले में काफी तवील 2-3 बार मुलाकात हुई और मेरे बॉस भी उसकी काफी तारीफ करते हैं। मोइन साहिब एक नौकरी पेशा वराना आदमी थे। इसी सिलसिले में मुराद से मुलाकातें हुई थी। आयशा को ज्यादा तफसील तो नहीं, पर मुख्तसर मुराद के बारे में बता के मुत्तमिन किया था। सब मुत्तमिन थे। एक आयशा थी जो अपने खौफ के आगे बेबस थी। अचानक ही सब बदल गया था। दुल्हन बनी किसके लिए थी और जोजा बन किसी और की गई थी। दिल में वैरानी सी थी। बाहिर मुराद उसका मुंतजिर था। वो मुसलसल घड़ी को तकता और फिर कमरे के दरवाजे को। काफी मेहमान जा चुके थे। सिर्फ चंद एक रिश्तेदार मौजूद थे जो वक्फे वक्फे से मुराद से गुफ्तगू छेड़ देते। वो दरवाजे को ही तक रहा था जहां से अब अनोश लाल जोड़े में मलबूस लड़की को साथ लेकर निकली थी। कोई आम लड़की नहीं, मुराद दमीर की बीवी आयशा दमीर। वो नजर ठहराए उसे देखता गया। जिंदगी में कितनी बड़ी तब्दीली आ चुकी थी। सुबह तक अंदेशा भी नहीं था किसी का मजाजी खुदा बन जाएगा। वो घुटनों में कोहनियां जमाए, हाथों की उंगलियां आपस में पैवस्त किए बैठा उसके करीब आने पे खड़ा हुआ। आयशा ने उस पर निगाह डाली थी, पर नजर चेहरे तक सफर ना कर सकी। हिम्मत ही नहीं हुई थी। वो पुलिस की वर्दी में मलबूस था। अनोश को जब मुराद ने देखा तो आंखें छोटी करके मुस्कुरा दी और आयशा का हाथ पकड़ के मुराद के हाथ में थमा दिया। उसकी बेसाख्ता हरकत पे आयशा ने सटकी ली और अनोश को आंखें फाड़ के देखा। बस चलता तो उसे जमीन में वहीं दफना देती। मुराद भी खासा चौंका था, पर आयशा के तासुरात ने उसे मजीद हैरान किया था। एसपी साहिब, अब मेरी दोस्त आपकी जिम्मेदारी है और मैंने सुना है आप अपनी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे से निभाते हैं। उम्मीद करूंगी आप इसे भी संभाल लेंगे। क्या डायलॉग मार रही है ये! या अल्लाह, क्या करूं मैं इसका? आयशा दिल में ही बुड़बुड़ा कर उसका हाथ अब भी मुराद के हाथ में था। खड़ा रहना मुश्किल हो गया था। साली साहिबा, आप फिक्र ही ना करें। आपकी दोस्त आयशा दमीर को मैं बहुत अच्छे से रखूंगा। वो लफ्ज जमा जमा के कहता, आंखें झपका के लब पेवस्त करता, खामोश हुआ। आयशा को अंदाज जताने लायक महसूस हुआ। उसने चोर नजर से मुराद को देखा और मोइन साहिब आके मुराद से बगलगीर हुए। चंद मुकाल में मुतबादिल होने के बाद रुखसती। आयशा बारी बारी उन सब के गले लगी थी। इल्तिजाई नजरों से माँ को देखा जिन्होंने घूर के उसे अक्ल से काम लेने का कहा। मुराद को सही मैनों में कोफत हो रही थी। वो बस जल्द अज जल्द घर जाना चाहता था। घर पे भी ये बड़ा पहाड़ सर करना था। उसकी फिक्र अलग थी और फिर सबकी दुआएं और कुरान के साए तले उसे मुराद के हमरा रुखसत कर दिया। घर की दहलीज से उसने कदम बाहर निकाले। बाहर स्याह गाड़ी खड़ी थी। मुराद के हाथ के इशारे पे वो फ्रंट सीट के दूसरी जानिब गई। मुराद ने दरवाजा खोला, उसे बैठने का कहा। आयशा फ्रॉक संभालती चादर में लिपटी बैठ गई। गाड़ी मुराद ने घर ड्राइवर वो फोन करके मंगवाई थी और ड्राइवर को खुर्शीद के साथ भेज दिया था। अनोश ने दरवाजे पे खड़े हुए हाथ हिलाया और थम्स अप किया। आयशा ने मुस्कुरा के सर हिलाया। मुराद ने मोइन साहिब से मुसाफा किया। ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोल के बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां हो गई।
दो अजनबी एक दूसरे के महरम बन चुके थे। दोनों के गुमान में नहीं था जिंदगी ऐसा भी कोई मोड़ लाएगी। एक नए सफर की शुरुआत हो चुकी थी। असर के बाद रुमाइजा कमरे से निकली थी। इरादा आज बाहर लॉन में जाके खुली फिजा में सांस लेने का था। हलीमा बी से जब उसने तारीख पूछी तो आयशे का निकाह याद आया। कितनी खुश थी वो, पर जा ना सकी। दिल में आयशे के नसीब की ढेर सारी दुआएं करती हाल की ग्लास बोल तक आई। पर्दा एक तरफ किया और बाहर झांका। आज उसने काफी गौर से बाहर का मंजर देखा था। लॉन की हदूद बहुत बड़ी थी। दरवाजे के आगे गार्ड थे। रूमा ने हंकारा भरा। फार्म हाउस इस पूरे लॉन के दरमियान अपनी आबोताब से कायम था, जिसके चारों तरफ लॉन की हदूदें फैली हुई थी। ये सिर्फ सामने के लॉन था जहां उसे जाने की इजाजत मिली भी नहीं थी। वो सिर्फ दूसरे हिस्से में जा सकती थी, पर गम कोई नहीं था। वो हिस्सा भी काफी बड़ा था और एक पोल भी वहां मौजूद था। बाकी के दो हिस्सों में क्या क्या मौजूद था ये जानने का उसे बहुत तजस्सुस था। फार्म हाउस के दूसरे दरवाजे पे वो पहुंची। दरवाजे पे आ रुकी। खुला आसमान सामने था। उसके चेहरे पे मुस्कुराहट फैल गई। छपड़े से बाहर निकलकर दो तीन सीढ़ियां फैलाकर वो डरती हुई सब्ज घास पे कदम रख चुकी थी। ठंड का मौसम लग चुका था। रोज रात ओस गिरने से हर सब्ज शय खिल रही थी और अभी ही माली ने दीवार के साथ बनी क्यारियों में लगे पौधों और दरख्तों को पानी डाला था। कदमों तक घास में भी नमी थी। उसकी ठंडक रुमाइजा को पुरसुकून करने लगी। उसे बहुत सुकून मिल रहा था। क्यारियों के पास जाके सारे फूल पौधों को छुआ। जामनी रंग की कमीज पे जामनी ही जॉर्जेट का दुपट्टा उसके सीने पे हायल था। कैचर में मुकीद बालों से निकलती दो तीन आवारा लिटे उसके चेहरे के गिर्द झूलती रही। लॉन के उस हिस्से का चक्कर काटने के बाद वो सीढ़ी पे आके टिक गई। पैर घास पे रख दिए और पिलर से सर टकाए आसमान को तकती रही। कितनी खामोशी आ गई थी इसमें। वो ऐसी तो नहीं थी। बाबा की फिक्र हर वक्त सर पे मंडलाती रहती। वो बस दिन काट रही थी। उसे किसी के बल्कि मेरान के जज्बात से कोई गर्ज नहीं थी। जब भी उससे मुलाकात होती दिल की भड़ास उसी पे निकाला करती और वहां था ही कौन जो उसकी जली कटी सुनता। आसमान पे आजादी से उड़ते परिंदे देखने के बाद वो उठ खड़ी हुई और लॉन के सामने वाले हिस्से की तरफ कदम बढ़ाए, पर पीछे ही रोक लिए। वहां गार्ड्स मौजूद थे। सलीम, उधर मत जा, वहां मैडम आई हुई हैं। साईं ने मना किया है वहां जाने से। चौकीदार ने गार्ड को आवाज दी। रूमा खामोशी से सुनती रही। सलीम सर हिलाता हुआ पलट गया। रूमा ने झांक के वहां देखा था, फिर अंदर आ गई। क्या था वो शख्स? उसके पास ना हो के भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिला ही देता था। वो उसकी शख्सियत में उलझ रही थी। कौन सी औरत होगी जिसे इस तरह दी जाने वाली इज्जत पसंद ना आए? यहाँ मौजूद हर शख्स उसकी इज्जत करता था। कभी बेदिहानी में ग्लास बॉल पे खड़े हुए बाहिर माली वगैरह की नजर उस पे पड़ जाती तो वो फौरन नजरें झुका लेता। वो सबके अंदाज भांप चुकी थी। उसे अच्छा भी लगता था और जानती भी थी ये सब क्यों है, फिर भी कबूल नहीं करती थी। सांस खुली फिजा में खारिज की, सख्ती से लब भींचे। चंद दिन पहले ख्यालों में पहुंची। जिंदगी कितनी हसीन थी, कभी सोचा नहीं होगा। किसी महल में आके यूं कैद हो जाएगी, यूं उदासी उसके गले लग जाएगी। आज उदासी ज्यादा इसलिए भी थी, आज आयशे की शादी का दिन था और वो दोस्त से दूर थी। इसी वजह से दिल शाम से ही मजीद उदास हो चुका था, जैसे किसी खौफ में मुब्तला हो। वो अपना दर्द किसी पे शाया होने नहीं देती थी और मेरान उसकी ये फितरन जान गया था। वो मजबूत लड़की थी। अपनी कमजोरियां ऐसे ही किसी के हाथ लगने कहाँ देगी। वो बस हलीमा बी से बातें करती, उनका सर खपाती थी और इसी तरह अपनी तरह जलती आग को मजीद भड़कने से रोकती थी। आसान नहीं था ये सब जो वो सह रही थी। बाप से दूर कहीं और। आयशा के जाने के बाद अनोश भी अंकल आंटी से मिलकर ड्राइवर के साथ घर जा चुकी थी। उम्मीद यही थी आयशा कोई बेवकूफ़ी ना करे। वैसे उसे किसी किस्म के बचपने की आयशा से उम्मीद हरगिज नहीं थी। गाड़ी मंजिल की जानिब रवां दवां थी। दोनों ही नफूस खामोशी के आलम में डूबे थे। एक की मुकम्मल तवज्जो ड्राइविंग पे थी और बराबर में बैठी दुल्हन रुख मोड़े आंसू पी रही थी। पता नहीं क्यों रोना आ रहा था, बस आ रहा था। शायद तकदीर के खेल पे। मुराद ने एक दो बार चादर में लिपटी अपनी बीवी पे नजर डाली थी,
जो खिड़की से बाहर देखने में महक थी। काफी अच्छे इलाके से उनका गुजर हो रहा था। बराबर वाले बंगले बने थे। आयशे बेतासुर नजरों से देख रही थी। अचानक मुराद ने ब्रेक लगाया था। उसने चौंक के उसे देखा और नजरें सामने मरकूज कर ली। मुराद होंठ दांतों से खींचे हुए दरवाजा खोल के बाहर उतरा और आयशे की जानिब आके दरवाजा खोला। वो हनूज उसे देखने लगी। मुराद को सख्त कोफत हुई। चलो घर आ गया है और जैसा ही मैं कहूँ तुम वहां में हाँ मिलाती जाना। चलो घर आ गया है और जैसा मैं कहूँ तुम हाँ में हाँ मिलाती जाना। आयशे उतरी तो मुराद ने उसे ताइदी निगाह डालते कहा। आयशे का मुंह खुला। मुराद ने उसकी थोड़ी ऊपर करके मुंह बंद किया। वो सर झटके रह गई और टुकर टुकर उसे देखती गई। मुराद ने बेनियाजी से उसका हाथ थामा था और गार्ड को गाड़ी अंदर पार्क करने के इशारे करते हुए दाखिली दरवाजा अबूर करता उसे अंदर ले गया। लॉन देखकर आयशे को पार्क याद आया था और बंगला देखकर वो गायब दिमागी से उसके साथ चलती गई। उसे अंदाजा नहीं था वो किसी मिडिल क्लास घर की जगह किसी बंगले में जाएगी। मुराद दमीर की बीवी की हैसियत से कमरे में लैंप की मलगजी सी रोशनी फैली थी। हलीमा भी दरवाजे का लॉक घुमाकर कमरे दाखिल हुई। कमरे में लैंप की मलगजी सी रोशनी फैली थी। हलीमा भी दरवाजे का लॉक घुमाकर कमरे दाखिल हुई। रुमाइजा की तवज्जो पेंटिंग बोर्ड से हटकर उनकी जानिब मबसूल हुई। बनाती रहो बेटी। उसके रुकने पे हलीमा बी ने कहा। वो मुस्कुरा के वापस बोर्ड पे झुक गई। आप सोई नहीं अभी तक? दिन में आंख लग गई थी। अब नींद का नामो निशान नहीं। पर बच्चे तुम क्यों जाग रही हो? क्या रोज रात को देर से सोती हो? हलीमा बी को उसकी नींद का ख्याल आया तो फिक्रमंदी से पूछा। दिन रात पता ही नहीं चलते। नींद ने भी मुझसे कता ताल्लुकी कर ली है। वो अपना हाल बताते हुए हंसी थी। हलीमा बी को उस पे बेहद तरस आया। दूसरी जानिब कोई था जिसके लबों पे कुफल लगा था। मुस्कुराहट फीकी पड़ी। रुमाइसा के कुर्बज़दा आवाज पे दिल में ठेस उठी थी। एक बात पूछूं? बी, इतना तकल्लुफ ना किया करें। पूछ लिया करें। ब्रश को नाक के होंठों और नाक के दरमियान फंसाकर वो मुड़ी। हलीमा भी उसकी हरकत पे हंस दी। साइंस से नफरत तो नहीं करती ना? उनकी झिझक वाज़िया थी। उसने ब्रश उंगलियों में दबाया और सोच में डूब गई। नफरत? नफरत। रुमाइजा ने हलीमा बी की आंखों में झांका जो उसके जवाब के लिए तजस्सुस का शिकार थी। नहीं, मैं चाहकर भी नफरत नहीं कर पा रही। जब सच मालूम नहीं था तब नफरत हो रही थी। फिर सब हकीकत खुलकर सामने आ गई। अब नफरत करने की वजूहात तलाश कर रही हूँ। उसने सर्द मोहरी से कहा। लाइब्रेरी में शेल्फ से किताब निकालते हुए वो ब्लूटूथ पीस को कान में उंगली से दुरुस्त करते हुए इन हमाक से सुन रहा था। अगर वो मुझ पे ये अनायतें ना करता तो मुमकिन है नफरत की आग में झुलस रही होती। पर वो मेरे गुमान से अलग ही निकला है। कोई गैर इतनी इज्जत से रख रहा है और इतनी ही इज्जत करवाता भी है। उसके लिए दिल नफरत करने पे आमादा नहीं होता। ये भी एक किस्म की खुदगर्जी है। वो मेरे साथ शायद इसलिए नरमी बरतता है क्योंकि वो मुझसे मोहब्बत का दावेदार है और मैं इसलिए क्योंकि उसने मुझे अगवा करवाने के अलावा कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई। वो कहता है मेरा दुश्मन नहीं, महज फिर वो मेरे लिए एक रखवाला ही हुआ और कुछ नहीं। उसने गहरी सांस खारिज की। हलीमा बी के उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देखने लगी। रुमाइजा काफी उलझी हुई नजर आई थी। दूसरी तरफ मेहरान ने पुरसोच अंदाज में किताब मेज पे रखी और कुर्सी पर सर टकाए आंखें मूंदे बैठा। दोनों कोहनियां रिवॉल्विंग चेयर के बाजुओं पे जमाए सिगरेट सुलगा के पीने लगा। पर मुझे उस पे शदीद गुस्सा है। उसने मुझे यहाँ कैद कर रखा है। अब भले जो भी वजह हो मैं कुछ नहीं जानती। रुमा के तिलमला के कहने पे कॉल के उस पार मेहरान के चेहरे को मुस्कुराहट ने छुआ। उसने सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाया। रुमाइसा मेहरान के कॉल पे होने से बेखबर अपनी धुन में बोलती गई। मैं चिड़िया की तरह हवाओं में उड़ने वाली लड़की थी और अब पिंजरे में शिकारी की कैद में आ गई हूँ। मेरा बस चले तो मैं उसी की बंदूक की सारी गोलियां उसमें उतार दूं जो उसने मुझ पे तानी थी। गुस्से से उसकी नाक लाल टमाटर हुई थी। हलीमा उसके तपश पे धीमे से मुस्कुराने लगी। मेहरान का कहका भी बेसाख्ता था। वो कानपट्टियां सहलाते हुए सीधा हुआ। सिगरेट उसने उंगलियों में फंसा ली थी। मरीज़ इश्क को फ़कत दीदार काफ़ी है। हज़ारों तिब के नुस्खों से निगाहे यार काफ़ी। बेटा भूल जाओ छोटे साईं मजबूर हैं वरना। हलीमा भी फिर मेहरान की हमायत में बोलती।
کہ रुमाइज़ा ने उनकी बात बीच में उचक ली। अस्तगफिरुल्लाह, हलीमा भी कहाँ का छोटे साईं, बहुत बड़ा है वो, बड़े साईं हैं वो जनाब, लड़कियां उठवा सकते हैं, आया बड़ा छोटा साईं। मेहरान की तरह उसने नाक रगड़ते हुए अदाकारी की। हलीमा अभी दिल खोल के हंसी। मेहरान ने नरम अंदाज में भुएं सकेरी। वो ये मंजर देख नहीं सका था। वो दिल के बहुत नरम हैं, वो अपने बनाए सख्त खोल में रहते हैं। बज़ाहिर ऐसा लगता है उन्हें किसी की फिक्र नहीं, पर वो हर एक की परवाह करते हैं। वो बिल्कुल अपने दादा जैसे हैं। हलीमा भी माजी के पन्नों में खो गई थी। रुमाइजा ने आंखें फैलाए उन्हें देखा। ओ, किधर खो गई? क्या मेहरान के दादा खूबसूरत थे? वो बात को कहाँ से कहाँ ले गई। हलीमा भी हक्का बक्का से घर बर आ गई। वजह मेहरान का कॉल पे होना भी था। अरे कैसी बातें करती हो, उन्होंने उसे डपटा। अब आप ऐसे माजी में खो जाएंगी तो यही बोलूंगी ना, उसने उदासी से डूबी आंखें मटकाई। अस्तगफिरुल्लाह लड़की, तुझसे बात करना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। हलीमा भी खड़ी हो गई। इससे पहले वो मजीद ऊट पटांग सवाल करती, वो मेहरान के सामने शर्मिंदा होती, कमरे से निकल जाने में ही उन्होंने बेहतरी समझी। अरे बताती तो जाएं, उसने पीछे से दहाई दी। ओ जालिमा, वो फिर दहाई देती बोली। हलीमा भी सर पकड़ती कमरे से निकल गई। पीछे उसके कह के गूंजे थे। मेहरान के अंदर गहरा सुकून उतरा। उसके सामने तो वो आतिश दिल बनी रहती थी। उसके कहने पे हलीमा भी का कॉल मिलाकर कमरे में गई थी। वो बस उसकी खैरियत दरियाफ्त करना चाहता था और उसकी आवाज़ सुनने की ख्वाहिश रखता था, और अपना काम उसने उसी तरीके से निकलवाया था। वो उससे नफरत नहीं करती, ये जान के दिल को आज सुकून नसीब हुआ। आप आ जाते और उसको समझाते तो बेहतर होता। मेरी बहुत मुश्किल से सुनती है ये लड़की, ज्यादातर कमरे में खुद को बंद रखती है। हलीमा भी, आप आप नींद भूल गई? किताब मेज पे खोले उसने कहा तो वो हंस दी। भी आजकल काफी मसरूफ हूँ, कुछ दिनों में आकर खुद इससे बात करूंगा। उसका और अपना ख्याल रखिएगा। शब्बा खैर। हलीमा बी को हदायतें करते हुए उसने कॉल मुनक़ता कर दी और कुतुब गर्दानी में खुद को मसरूफ कर लिया। पूरा दिन सियासी झंझटों में निकल जाता। एक रात का पहर होता जब लाइब्रेरी में आके किताबों के दरमियान थोड़ा सुकून हासिल कर लिया करता था। अंदर घर के लाउंज में आकर मुराद के कदम ठहरे तो आयशे को भी रुकना पड़ा। उसके हाथों की हथेलियां भीग चुकी थी। टीवी लाउंज में टीवी ऑन था और एक खातून सोफे पे बैठी न्यूज़ शो देखने में महव थी। मुराद की आहट पे उन्होंने टीवी बंद करके रुख मोड़ा तो हैरत का झटका लगा। मुराद के हाथ में लाल जोड़े में मलबूस लड़की का हाथ था। उनकी छठी हिस्स ने तेजी से काम किया। आयशे का जहन भी भग से जाग उठा। वो इन खातून को देखने लगी। मुराद ने आयशे का हाथ थाम कर आराम से छोड़ दिया था और माँ की तरफ देखा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, माँ की जानिब सर खम किया। जरपाश ने हैरत और नासमझी के मिले जुले तासुरात समेत उसके सर पे रखा और उस लड़की को देखा जो गुमसुम सी खड़ी थी। कौन है ये? उनके सख्ती से पूछने पे मुराद ने कनपटी सहलाई। आयशे सहम सी गई थी। आप बैठिए, तफसील से आपको सब बताता हूँ। मुराद ने उनको बिठाने की कोशिश की पर वो ना मानी। आयशे टुकर टुकर इन माँ बेटे को देखती रही। मुराद, जो मैं समझ रही हूँ वो होना नहीं चाहिए। जरपाश ने आंखें दिखाए बावर किया। मुराद ठंडी आह भर सका। अम्मी कबूल कर लीजिए, मैंने निकाह कर लिया आयशे से। आयशे इधर आओ। मुराद ने नजरों से उसे पास आने का कहा। वो वापस उसका हाथ थाम चुका था। शायद वो आयशे को भी यकीन दिला रहा था कि उसका शोहर उसके साथ है। मजाक में उससे शादी नहीं की। अस्सलाम वालेकुम आंटी, हलक से बेहद धीमी और लर्जिश से भरपूर आवाज निकली। आयशे की सारी खुद एतमादी छू हो गई थी। जरपाश ने उसे नागवारी से देखकर मुराद को देखा। आयशे मुराद दमीर इस घर की बहू है। मुराद ने मुख्तसरन तारुफ करवाया। आयशे ने नजर उठा के साथ खड़े मुराद को देखा। जरपाश साहिबा का दिमाग गर्म हुआ। तुम्हें मालूम है ना, मोहमिल तुम्हारे इंतजार में बैठी है और तुमने सबसे छुप के निकाह कर लिया। ऐसी क्या नौबत आ गई थी? वो गुस्से से फट पड़ी। आयशे ये सुनकर खोल उठी थी।
इतनी तजलील। मैं आयशा को पसंद करता हूँ। उसकी शादी उसके घर वाले किसी और से करवा रहे थे, पर वो एक फरार था और फिर मैंने निकाह कर लिया। वैसे भी इस सब के बाद आज या कल आयशा से शादी तो मैं कर लेता, तो मौका भी था, दस्तूर भी। मैंने अपनी पसंद को अपना बना लिया। कहानी में थोड़ा झूल मोल करके वो आराम से अपनी माँ के सामने सच बोल चुका था। आयशा खुले मुंह से उसे देखने लगी, जिसने अभी उसे आंखें दिखाई थी। आयशे को उसकी बात याद आई कि जो वो बोले हाँ में हाँ मिलानी है। अब ना जाने किस बात पे उसको हामी भरनी पड़ती। आयशे भी मुझे पसंद करती है। मुराद ने आयशे की जानिब देखा, जो घर बरा चुकी थी। पर जरपाश को देखकर उसने धीमे से सर को जुम्बश दी। मतलब पसंद की शादी है, और इस बच्ची का क्या? तुम्हें मोहमिल का ख्याल नहीं आया? मैं उसे क्या जवाब दूंगी? बिन माँ की बच्ची है, बचपन से तुम्हारी आस लगाए बैठी है, और तुम सवाए अपने किसी के एहसास की परवाह ही नहीं। मेरे घर की बहू सिर्फ मोहमिल ही होगी। कोई भी मुंह उठाकर आ जाए वो बहू नहीं हो सकती। वो आयशे का लिहाज किए बगैर बोलती गई। आयशे के दिल में कांटा सा चुभा, उसकी आंखें भीग गई। लफ्ज तो अंदर ही दम तोड़ चुके थे। ये सब सुनने के लिए घर वालों ने उसे रुखसत किया था। उसे बस अपना वजूद बोझ महसूस हुआ। घर वालों ने भी जैसे बोझ उतारा हो, और उसका शोहर उसके लिए भी वो खुद को बोझ ही महसूस करने लगी।